ओके, उमेर उमेर भी आ गए। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है उमेर, आप? ईशा भी आ अल्हम्दुलिल्लाह सर। गई। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अहमद हसन, आतिफ, ईशा, अबू बकर, एजाज, मुराद और उमेर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या चल रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। बस घर वापस आ गए हम लोग भी सर, छुट्टियां हो गई हैं तो मतलब यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। हाँ, अच्छा, आप लोग यूनिवर्सिटी वाले हो, तो आप लोग वही यूनिवर्सिटी जी में सर। स्टे कर रहे हो या घर आ गए हो? नहीं सर, घर आ गए। उन्होंने कहा कि आप लोग घर चले जाएं हाँ, तो सारे। वो आपको रख नहीं सकते ना। ठीक ठीक ठीक, चलें। खैर, मतलब मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी में तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं कि नहीं हो रही? सर ऑनलाइन ही हो रही हैं क्लासेस सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा जी, 12 11 लोग आ गए। अब्दुल्ला जफर ने भी ज्वाइन कर लिया। जैद मुगल ने भी ज्वाइन कर लिया है जी। मोहम्मद अली बुखारी ने भी ज्वाइन कर लिया है। नदीमुल हसन, राइट। तो वी आर 11 पीपल राइट नाउ, और हमारा ख्याल स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये है कि अटेंडेंस थोड़ी ठीक होनी चाहिए, टाइम तो हो गया है। तो एनीवेज हम शुरू कर रहे हैं। ओके जी, कल जहां पे मैंने बात छोड़ी थी, वी वर एट द फैग एंड ऑफ सेकंड चैप्टर, जो कि एनवायरमेंट्स के बारे में था, प्रोजेक्ट एनवायरमेंट। और उसके अंदर हमने दो चीजें मेजर जो डिस्कस की थी, वो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स थे। यू मे नॉट हैव फेल्ट इट कि ये कोई बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंस इसकी इस हद तक है कि ये दो चीजें हर प्रोसेस के अंदर इनपुट हो रही हैं। और उनकी उसकी वजह है, लाजमी बात है, हर काम करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई पॉलिसी, कोई रूल, कोई रेगुलेशन होगा, और नेचुरली कोई ना कोई अंदरूनी और बैरूनी फैक्टर्स होंगे जो उस पर असरअंदाज होते होंगे। तो हर काम करते हुए हमें इन दो चीजों के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। तीसरी चीज जो थी, वो थी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम, जिसमें हमने मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात की, जिसमें हमने कहा मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, दूसरे गवर्नेंस सिस्टम्स हैं। फिर एक जो चीज थी, तीसरी चीज थी उसके अंदर, वो थी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का भी बड़ा फर्क पड़ता है। वो इसलिए कि स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स करती है या नहीं करती, वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी रिक्वायर्ड है। मसला ये है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑपरेशनली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब अपना सिस्टम चलाने के लिए स्ट्रक्चर्ड है, या वो चेंज को बर्दाश्त करने के लिए भी डिजाइंड है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए डिजाइन नहीं है, तो वो चेंज को रेजिस्ट करेगी, and therefore the existing structure will not be suitable for project, program and portfolio management. तो जो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट है, और जो मतलब चेंज को एक्सेप्ट करती है और तरक्की करना चाहती है, वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो, जिसे मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूं, वो डीप हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर के जनाब ऊपर बॉस बैठा हुआ है, बॉस के नीचे कुछ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या डीजीज बैठे हुए हैं, उसके नीचे कोई और एक ग्रुप बैठा हुआ है। मतलब वो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई हुई है, और हर एक टीम जो है वो अपने अपने बॉस को आंसरेबल है, वो अपने ऊपर रिपोर्ट करता है, वो अपने ऊपर रिपोर्ट है। बड़ा एक डीप किस्म का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर
sometimes it is unnecessarily very bureaucratic और ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि जो आप किसी भी ग्रुप के ऊपर बैठा हुआ है बंदा, वो बॉस है, वो जो मर्जी हुक्म दे। और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि हर बंदे के ऊपर, मतलब हर लेवल के ऊपर एक और क्रॉस चेक का सिस्टम रखा हुआ है आपने। ऑल्दो दिस इज बेसिकली बिल्ड फॉर द प्रोटेक्शन, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन जितने आप चैनल बढ़ाएंगे, जितने आप सिस्टम बीच में रखेंगे, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। लाजमी बात है कि एक चीज है, एक काम किसी टीम ने किया है, उसको टीम लीड पहले अप्रूव करेगा, फिर वो अपने सुपरवाइजर को भी भेजेगा, वो फिर अपने ऊपर डिपार्टमेंट हेड को भेजेगा, वो फिर मतलब उस चीज को कई मराहिल से गुजर के ऊपर तक जाना होगा। और एक तो ये है कि अगर एवरीबॉडी इज ऑनेस्टली डेडिकेटेडली वर्किंग, कि नहीं यार कोई चीज डिले ना हो जाए, तो भी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मगर जब इतने सारे चैनल्स होंगे तो सबके पास टाइम नहीं होगा। कोई कहेगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी कल आके देखूंगा, वो पेंडिंग ट्रे में रख के चला जाएगा। तो जो मैटर इंपॉर्टेंस के हैं वो भी अननेसेसरीली इस ब्यूरोक्रेटिक चैनल के अंदर फंस जाते हैं और डिले हो जाते हैं। और अगर ब्यूरोक्रेसी से एक वो अफसरशाही का तासुर भी आता है कि जी मैं बड़ा अफसर हूं, मैं टाइम होगा तो देखूंगा, एक तो ये है। और फिर यहाँ पे करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है। वो कहता है कि जी अच्छा, मुझसे अप्रूव कराना है तो मुझे मेरी कोई खिदमत करो। और ना सिर्फ ये कि वो अफसर जो ऊपर बैठा हुआ है वो कहता है मेरी खिदमत करो, बल्कि उसका स्टाफ उससे पहले तैयार होता है। वो कहते हैं हम अफसर के सामने केस ही नहीं रखेंगे अप्रूवल के लिए अनटिल एंड अनलेस तुम हमारी खिदमत करो। उसका पीएन, उसका क्लर्क, वो पूरे का पूरा एक करप्शन का माफिया बन जाता है। यह है, इसको मैं कहता हूँ अफसरशाही। बुनियादी तौर पे आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी कोई बुरी चीज नहीं थी। इट वाज बेसिकली डिजाइन टू एक्सरसाइज कंट्रोल, के कोई चीज गलत ना निकल जाए। एक गलती हमसे जरूर हो गई कि वी आर ओवर ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल एंड वी क्रिएटेड टू मेनी चैनल्स which which was wasting time। मगर साथ वो अफसरशाही का एलिमेंट जब बीच में आया तो दैट बिकेम इम्पॉसिबल। कोई भी केस नीचे से ऊपर पहुंचना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस के जो बीच चैनल में जो जो छोटे बड़े लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे राजी ना हो, और सारों को राजी करना जो है वो ऑलमोस्ट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर जी, ये तो ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जो यूजुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हायरार्किकल इन नेचर ही होता है। अब अच्छा, इसकी थोड़ी सी तारीफ भी कर लेंगे। हायरार्की का फायदा क्या है? हायरार्की में, या इसे कह लें आप ऑपरेशनली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में या फंक्शनल स्ट्रक्चर में, होता यह है कि जैसे काम ऑर्गेनाइजेशन के होने की तरतीब का सवाल है, या किस तरीके और पॉलिसी और प्रोसीजर के मुताबिक, एसओपीज के मुताबिक काम होना चाहिए, ये सारा सिस्टम जो ऑपरेशंस का है ये इसको इंश्योर करता है। और ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन और टेलर और स्ट्रक्चर ही इस तरह किया जाता है कि हर स्पेशलिटी के लोग अलग अलग खाने में बैठे हों, अपना अपना काम करें और स्मूथली चीजें होती रहें। क्योंकि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होता है, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग होते हैं, मतलब ऑपरेशंस वाले लोग अलग होते हैं। तो एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर अपने शोबे में, सब अपने अपनी जगह पे दे आर स्पेशलिस्ट, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सो इट लुक्स ओके फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं करप्शन का एलिमेंट निकाल दूं, अगर अनड्यू ब्यूरोक्रेसी का एलिमेंट निकाल दूं, तो अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम फॉर ऑपरेशनल यूज। बिकॉज जिसने जो काम करना है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठा है, और वो सही बंदा सही जगह पे बैठा हुआ है। अच्छा, फिर जिस डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं, जब आपको पता है मैं इन्हीं लोगों को जवाब दूं, तो लाजमी बात है कि आपकी लॉयल्टीज भी अपने डिपार्टमेंट के साथ ही होती हैं। इसके अंदर आप दाएं बाएं के डिपार्टमेंट्स के साथ ऑफिशियली डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वैसे गपशप आप करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली कोई साथ वाले डिपार्टमेंट का बंदा आपसे कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली नहीं मांग सकता। उसको थ्रू प्रॉपर चैनल ही आना पड़ेगा, और तभी वो आप उसके साथ वो चीज शेयर करेंगे।
अब यहाँ पे ये मैंने आपको एक जनरली एक चीज बता दी। अब आप यहाँ पे देखें, ऑल दो चार्ट बड़ा छोटा सा है, शायद आपको सब चीजें क्लियरली नजर ना भी आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले बुनियादी तौर पे आपको मेन सिस्टम्स बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इन सारी डिटेल्स में जाता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डीप हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसका चेंज से कोई खास ताल्लुक नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल organization, a functional organization, and this has a tendency of having a centralized system, a centralized system. अगर आप इस चार्ट के तहत भी देखें, ये सेकंड नंबर के ऊपर ये फंक्शनल आपको नजर आएगा। इसमें कहता है वर्क ग्रुप्स आर अरेंज बाय जॉब बीइंग डन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो काम है हर डिपार्टमेंट, हर जो सेक्शन है फंक्शन का, वो टीमें जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनी हुई हैं और वो अपने अपने बॉसेस को जवाब दें। प्रोजेक्ट मैनेजर, अब प्रोजेक्ट मैनेजर का कहां से सवाल पैदा हो गया? अगर एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बुनियादी तौर पे तो ऑपरेशंस के लिए या जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बनाई गई है और उसके लिए वेल सूटेड भी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी प्रोजेक्ट करना पड़ जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो बंदा लगाया जाएगा उसकी कौन सुनता है, उसकी क्या अथॉरिटी है? भाई जब इतने सारे चैनल्स मौजूद हैं, इतने सारे बॉसेस मौजूद हैं, सब लोगों को पता है हमारा बॉस कौन है और वो वैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए और अगर मान लिया कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर लगा भी लिया जाए तो उस बेचारे की से तो होगी नहीं, उसकी मानेगा कौन? जो कहेगा जी मुझे काम करने के लिए बंदे चाहिए, उसे बंदे नहीं देगा कोई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही फंक्शनल है और वो लोग फंक्शनल वर्क को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। प्रोजेक्ट किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी और ताकत ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम करना चाहता है वो लास्ट प्रायोरिटी में है और ऑप्शन है इसके, अगर बंदे मिल गए, रिसोर्सेज मिल गए तो फिर काम हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको शुरू में भी बात की, दैट इज नॉट टेलर्ड फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, ये चेंज को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनाया गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासिकली ऐसा स्ट्रक्चर रखती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये चेंज लाने के लिए मतलब रेजिस्ट करती हैं चेंज को, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म का चेंज का जिक्र आता है तो दे आर नॉट रियली वेरी वेलकमिंग फॉर दैट। अगर किसी वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट हुक्म दे भी दे कि यार यहाँ पे एक ये तब्दीली लानी है और इसके लिए ये प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर comes into a very tight spot because he does not have support, he has a lot of resistance। तो उसका रोल भी जो है वो कोई इतना सीरियस नहीं लिया जाता। प्रोजेक्ट मैनेजर को आमतौर पे पार्ट टाइम, कि तुम कोई और काम कर रहे हो, यू मे बी अ फंक्शनल मैनेजर और समथिंग, बट साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी करते रहो, मतलब पार्ट टाइम का टाइप का जॉब दिया जाएगा, या वो किसी भी रोल में कोई और काम कर रहा होगा, देंगे साथ इस प्रोजेक्ट को भी देख लो, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे काम की होगी, इसको वो खुद भी पूरा टाइम नहीं दे सकेगा। जो रिसोर्सेज इसको मिलने हैं उस पर भी इसकी कोई कुदरत नहीं है कि वो उनको हुक्म दे सके, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो फंक्शनल डिपार्टमेंट से आने हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट से तो आ नहीं सकते। लाजमी बात है, प्रोजेक्ट कोई ऐसी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ला रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगी और जो उसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए होगी वो हो सकता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से चाहिए हो, तो जो स्किल चाहिए वो एक जगह से थोड़ी चाहिए। अगर तो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, अगर उसी के डिपार्टमेंट से बंदे आने हों तब फिर हम कोई थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं कि वो अपने बॉस से बात करेगा, कोई मिन्नत चिन्नत करके वो बंदे ले लेगा। लेकिन जब वो कोई डिपार्टमेंट ऑपरेशन से कोई बंदा ऑपरेशन से आना है, कोई कहीं और से आना है,
तो उसके लिए फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की अगेन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज नॉट रियली वेरी अश्योर्ड। तो ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी ज्यादा है, ना रिसोर्स अवेलेबिलिटी एश्योरेंस है, और ना ही प्रोजेक्ट मैनेजर को फुल टाइम रखा गया है। और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करता है, या प्रोजेक्ट के बजट को कौन मैनेज करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, बेचारे के पास ताकत ही नहीं है। वो जिस फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करता है वो फंक्शनल मैनेजर ही बॉस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर तो बेचारा किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो फंक्शनल मैनेजर है और उसके भी लास्ट प्रायोरिटी पे है ये प्रोजेक्ट का काम। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पार्ट टाइम है। मतलब दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर जो सेंट्रलाइज्ड है। दिस माइट बी गुड फॉर रनिंग ऑपरेशंस और फंक्शंस, बट एज फार एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न, दिस इज नॉट रियली अ वेरी सीरियस सिस्टम। इसके अंदर प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह से काम निकाल ले तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये कोई बहुत बड़ा कारीगर है, ही इज वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन, ही हैज पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। बट ऑन द अदर साइड, दिस रिमेन्स अ थैंकलेस जॉब। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिमेन्स अ थैंकलेस जॉब इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इससे भी छोटा एक स्ट्रक्चर उन्होंने पहले दिखाया हुआ है, जो ऊपर टॉप पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक और सिंपल। ये ऑर्गेनिक और सिंपल जो है ये भी कुछ फंक्शनल टाइप की चीज है, लेकिन चूंकि फंक्शनल तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड है, ये ऑर्गेनिक इसकी भी छोटी फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई छोटा सा काम है, एक प्रोजेक्ट टीम को आपने बना दिया, और मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर ही एक छोटा सा नॉन सेंट्रलाइज, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने कुछ बंदों को इकट्ठा करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दिया। सो दिस इज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल बिकॉज दिस कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, पीपल वर्किंग साइड बाय साइड, वो उसी डिपार्टमेंट के लोग होंगे। यहाँ पर भी मसला वही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की बेचारे की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो पार्ट टाइम अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी वही ओनर या जो भी कोई उस डिपार्टमेंट का हेड है या होमसोएवर, वो उसी ने डायरेक्टली कंट्रोल करने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी नहीं है, और रिसोर्सेज भी। मतलब ये है कि ये फंक्शनल से भी थोड़ी सी डेलीगेटेड फॉर्म है, छोटी फॉर्म है, तो ये भी मुमकिन है, मगर मेजर फॉर्म जो मैंने आपको बताई वो फंक्शनल थी। अब जनाब इसी फंक्शनल को हम एक और इसकी इख्तरा देखते हैं, वो है मल्टी डिविजनल। मतलब यूं समझ लीजिए कि वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम था फंक्शनल का, उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब उसको अकॉर्डिंग टू द वेरियस फंक्शंस और डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वर्क ग्रुप जो हैं वो अरेंज होंगे अब डिवीजन वाइज या प्रोडक्ट वाइज या किसी डिपार्टमेंट वाइज, उस तरह से अरेंज होंगे। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर की ताकत में कोई इजाफा नहीं हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल में कोई फर्क नहीं पड़ा, रिसोर्सेज का भी वही मसला है, फंक्शनल मैनेजर ही इसको देख रहा है, और पार्ट टाइम ही आपका स्टाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो पार्ट टाइम ही है। तो मतलब ये तीन फॉर्म जो ऊपर वाली हैं ये बुनियादी तौर पे फंक्शनल ही की वेरियस शक्लें हैं। एक जरा छोटी शक्ल है, एक सेंट्रलाइज्ड है, और एक डिसेंट्रलाइज्ड है। मगर क्लासिकली आई वुड लाइक टू कॉल ऑल थ्री ऑफ देम इनटू द कैटेगरी ऑफ फंक्शन। एंड फंक्शनल जो ये तीनों स्ट्रक्चर हैं, दे आर मोर सूटेड टू ऑपरेशंस, they are not well suited to project management or program management or portfolio management, या यूं कहना चाहिए कि चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट रन नहीं किया जा सकता या वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन उसके चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं वो काफी कम होते हैं। जी किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मोहम्मद नोमान जी, बोलिए। सर ये वर्क ग्रुप्स अरेंज्ड बाय में जो लिखा हुआ है इस मल्टी डायमेंशनल में, इसकी समझ नहीं आई सर। इसी में सर, वो कहते हैं देखिए, इसी में सर देखिए इसमें बेसिकली बात समझने की ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, चीज वही है, फंक्शनल है।
फंक्शनल में सारी चीजें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फॉलो करती थी। यहाँ पे हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, हमने डिपार्टमेंट्स को उनके अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए कि भाई तुम लोग ये काम फलाना डिपार्टमेंट करवाएगा, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। और उसके अंदर जो डिविजन्स हैं या जो भी कोई वो पार्ट्स हैं, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो अपना ही एक प्रोजेक्ट अलग से कर रहा होगा। समझ आई कुछ बात? ठीक है सर, ये समझ आ गई है, लेकिन ये सेकंड कॉलम में वर्क ग्रुप अरेंज्ड बाय में क्या वन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, इसका क्या मतलब? मतलब आप इसको यूं कह लीजिए कि दिस इज मोर स्पेसिफिक। आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्प्रेड ओवर से के डिवीजन हैं, डिवीजन कह रहे हैं या ज्योग्राफिक लोकेशंस हैं। तो आप कहते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट हमने करना है, लेकिन हर डिवीजन अपना अपना तजर्बा करे और अपना अपना प्रोजेक्ट करे, या जो हमारी खाली प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर ये प्रोजेक्ट होगा, मतलब डेडिकेटेड टू a specific division or area, that kind of thing। कि मतलब आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए टेलर कर लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल इसका प्रॉब्लम है वो वही रहता है कि ये इट रिमेन्स अ फंक्शनल, ये फंक्शनल ही की टाइप है। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल, मतलब सेंट्रली कंट्रोल नहीं हो रहा होता। मतलब किसी आप डिपार्टमेंट, आप कहते हैं जी सुई नॉर्दर्न का प्रोजेक्ट है, तो सुई साउदर्न या मेन सुई की कंपनी जो है वो दे आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट इट, ये सुई नॉर्दर्न का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके के साथ अगर आपने एक डिपार्टमेंट को दे दिया, आपने कहा जी फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करे और उसके लिए अपना प्रोजेक्ट एक बनाए, सॉफ्टवेयर एक डेवलप करे, तो वो उनका प्रोजेक्ट है। तो वो डिपार्टमेंट्स और डिविजन में अलग अलग, इसका फायदा थोड़ा सा हो जाता है। वो फायदा ये हो जाता है कि इधर उधर से रिसोर्सेज लेने के रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो डिपार्टमेंट ही अपने रिसोर्सेज खुद प्रोक्योर करता है, तो सक्सेस के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। लेकिन कंट्रोल फिर भी फंक्शनल मैनेजर ही के पास रहता है। तो फंक्शनल मैनेजर जब तक एजुकेटेड नहीं होगा प्रोजेक्ट में, तब तक कोई बहुत ज्यादा सक्सेस के चांसेस नहीं बनते। ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, ठीक। दूसरी जो डायमेंशन है फंक्शनल के बाद, वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का जो इनहेरेंट फार्मूला वो ये है, वो ये कहता है कि बजाय इसके कि आप अलग अलग लोगों को इंचार्ज बनाएं और उनके नीचे उनकी अलग अलग टीमें बिठाएं, क्या ये मुमकिन है कि हम एक ही बंदे को एक से ज्यादा बॉसेस को आंसरेबल कर दें? मतलब आई एम बेसिकली अंडर अ फंक्शनल डिपार्टमेंट, but for doing a project I am allocated to a project manager for certain time। मतलब ये है कि बजाय कि प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं और से बंदा लाए, मैं डेडिकेट कर देता हूँ इस बंदे को कि भाई ये इतने दिन के लिए या इतने घंटे के लिए ये आपका हुआ। अब जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पास चला गया, तो मेरे ऊपर अब फंक्शनल मैनेजर की से, मतलब मुझे एलोकेट कर दिया गया ना। तो जब एलोकेट कर देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर इज इन मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू गेट द जॉब डन फ्रॉम मी। मगर इसमें भी एक कैविएट है। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहता हूँ कि इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वन पर्सन या वन रिसोर्स कुड बी एलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट एज वेल एज बिलोंगिंग टू अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजर फंक्शनल मैनेजर से नहीं पूछेगा कि भाई मुझे आप रिसोर्सेज दें, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले से असाइन कर दिए जाएंगे कि भाई ये बंदा जो है ये आपके प्रोजेक्ट के लिए आएगा। मतलब पहले तो वो कह रहा था ना मुझे कोई रिसोर्सेज दो, अब प्रोजेक्ट मैनेजर को बता दिया गया है कि ये रिसोर्सेज आपके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। मगर इसके अंदर भी फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जिसने ये कमिट किया है कि आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजर बड़ा खुश है कि मुझे ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्या प्रायोरिटी, मतलब अब दो बॉसेस हो गए ना, किस बॉस की कितनी ज्यादा प्रायोरिटी है? एक बॉस है फंक्शनल मैनेजर और एक बॉस है प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल मैनेजर की प्रायोरिटी ज्यादा है,
मतलब जो ऑपरेशनल वर्क है उसके वो बड़े धूमधाम से चल रहा है और मतलब कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस चल रहे हैं और बंदे मसरूफ हैं। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर बंदा मांगेगा कि ये बंदा मुझे एलोकेट हुआ था, मुझे आज से चाहिए, तो वो कहेंगे भाई अभी नहीं आ सकता, बिजी है, हमारा काम तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेशक आप सीईओ से जाके पूछ लें, हमारा काम को नहीं रोका जा सकता, तो ये काम जब खत्म होगा तो फिर भेजेंगे। मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर बेचारा फिर उसी टाइट स्पॉट में खड़ा है और बंदा नॉमिनेट होने के बावजूद उसको नहीं दिया जा रहा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑपरेशंस को ज्यादा दी जा रही है या फंक्शनल प्रायोरिटीज ज्यादा हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑल्दो ही हैज बीन गिवन अ लिटिल मोर अथॉरिटी, थोड़ी सी उसको मतलब थोड़ी ही है, लिटिल है, लो है, इसके कहते हैं वीक मैट्रिक्स। वीक मैट्रिक्स वो है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी कम और फंक्शनल मैनेजर की प्रायोरिटी की ताकत ज्यादा होती है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी लो है। यहाँ पर जो आपका आप जॉब फंक्शन के हिसाब से नॉमिनेटेड हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अभी भी पार्ट टाइम ही है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को तकरीबन आप यही समझें कि ये वही रोल तकरीबन जो फंक्शन वाला था, तकरीबन उसी तरह का रोल कर रहा है, और इट इज डन एज अ पार्ट ऑफ अनदर जॉब। मतलब कोई और काम भी वो कर रहा है साथ साथ, और साथ ये भी कर रहा है। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी नेचुरली डिपेंडेंट है, वो नहीं होगी अगर फंक्शनल वाले नहीं चाहेंगे। फंक्शनल मैनेजर ही कंट्रोल कर रहा होगा आपका बजट, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी पार्ट टाइम होगा। सो यू कैन सी दैट देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल डिफरेंस कि पहले मुझे पता नहीं था मेरे कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, अब मुझे कम से कम कमिट तो किए गए हैं, लेकिन अब वादा पूरा कोई नहीं कर रहा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं समझी जा रही। अगेन ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का रोल है। दूसरा ये होगा, दूसरी एक्सट्रीम पे चलते हैं। व्हाट इज द अदर एक्सट्रीम? अ प्रोजेक्ट मैनेजर वुड लव टू हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज। डेडिकेटेड रिसोर्सेज का मतलब यह है कि उसको एक दफा जब रिसोर्स दे दिए जाएंगे तो वो उसके हो जाएंगे, जब तक वो काम खत्म नहीं करेगा वो रिसोर्सेज वापस नहीं करेगा, और ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज रिसोर्सेज। और मजे की बात यह है कि इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन हायर प्रायोरिटी देन द फंक्शनल मैनेजर। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये समझती है कि चेंज या प्रोजेक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली लाना कितना ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। मतलब ऑपरेशंस का काम तो नहीं रोकते, लेकिन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर गेन्स अ बेटर पोजीशन। मतलब तकरीबन मॉडरेट टू हाई इसकी एनर्जी, इसकी अथॉरिटी हो जाती है। इसकी अपनी कमिटमेंट जो है वो फुल टाइम हो जाती है, क्योंकि अब तो ये इंचार्ज है, अब ये पार्ट टाइम तो काम नहीं कर सकता। और वैसे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट चलाने के लिए कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजर तो बेशक फुल टाइम होना चाहिए। मतलब ये तो बड़ी ज्यादती है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्ट मैनेजर पार्ट टाइम होगा तो वो फुल अटेंशन नहीं दे सकेगा। ही इज द ओनली पर्सन हु इज फुली डेडिकेटेड टू द प्रोजेक्ट। बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं, कोई काम करने आता है चला जाता है अपना काम करके, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने शुरू से आखिर तक प्रोजेक्ट को संभालना है। तो फुल टाइम यहाँ पे पहली दफा हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर को फुल टाइम अथॉरिटी मिली है। इसकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी फेयरली गुड है, मतलब मॉडरेट टू हाई है। और कंट्रोल जो बजट के ऊपर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर को जो प्रायोरिटी मिली है उसकी वजह से है। तो इसका मतलब है कि इसके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी फुल टाइम है। और मैंने आपको वीक बता दिया मैट्रिक्स, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को लो प्रायोरिटी दी जा रही थी और फंक्शनल को हाई दी जा रही थी। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स बता दिया जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को स्ट्रॉन्ग मतलब हाई प्रायोरिटी दी जा रही थी और फंक्शनल मैनेजर को लो प्रायोरिटी दी जा रही थी। तीसरा है बैलेंस्ड मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक वो है जिसमें ये दोनों जो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि दोनों का काम होता रहे, कि किसी को कोई बहुत ज्यादा लो पे ना चला जाए।
मतलब इसको कहते हैं कि आप कंसेंसस बेस्ड टाइप की चीज हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए कि दोनों के काम जो है ऐसे तरीके से चलते रहें, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी गुड मिक्स इन विच आपके फंक्शनल काम भी ऐसे तरीके से चलते रहें और प्रोजेक्ट्स में भी कोई रुकावट पैदा ना हो। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है कि लाजमी बात है, दो बॉसेज हैं, दोनों को इक्वल पावर कैसे दी जा सकती है। तो इसमें कई तरीके हैं इसको करने के। मिसाल के तौर पे मैं एक, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों एक ही बराबर की पोजीशन होती हैं, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो प्रॉपर रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम फंक्शनल मैनेजर को, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर के अंडर कमांड कर देते हैं और फंक्शनल मैनेजर को उसका स्पॉन्सर बना देते हैं, तो इस सूरत में क्या होता है कि दोनों जो है वो मतलब फंक्शनल मैनेजर अपना फंक्शनल मैनेजर जो उसका स्पॉन्सर है, उसकी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस बनाना उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। बल्कि कहना ये चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था कि जो क्या कहते हैं उसको, अकाउंटेबिलिटी है वो तो स्पॉन्सर की होती है। अकाउंटेबिलिटी जब फंक्शनल मैनेजर के पास होगी और प्रोजेक्ट मैनेजर उसके नीचे काम कर रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर कोई मसला होता है, किसी और डिपार्टमेंट से कोई बंदा मिलना है, वो उसको नहीं दिया जा रहा, तो वो जाके अपने स्पॉन्सर को जाके रोएगा, और स्पॉन्सर जो है वो खुद फंक्शनल मैनेजर है, वो अपने पीयर लेवल पे दूसरे फंक्शनल मैनेजर पे प्रेशर बिल्ड कर सकता है और इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फैसिलिटेशंस क्रिएट कर सकता है। सो दिस बैलेंस स्ट्रक्चर इज वेरी सूटेबल। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा वर्केबल सोल्यूशन जो है वो ये है। वीक मैट्रिक्स इज नॉट गुड, फंक्शनल इज नॉट गुड, या पीछे जितने भी हमने पढ़े हैं ऑर्गेनिक और मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल इज डिविजनल इज लिटिल बेटर देन सेंट्रलाइज, बट स्टिल इट इज नॉट गिविंग फुल पावर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। बट द बैलेंस स्ट्रक्चर इज द वन जिसके दोनों के काम भी चल जाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी एनफ पावर मिल जाती है। सो दिस इज ब्यूटीफुल। लेकिन लाजमी बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होगा तो फिर तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज द इंचार्ज। मतलब यूं समझ लीजिए कि फंक्शनल मैनेजर जो है वो इज ट्रीटेड लोअर देन द फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक में तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, और इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सक्सेस की गारंटी भी उसने खुद ही लेनी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू वर्क मच हार्डर। अच्छी बात है, मतलब हम आइडियलाइज तो यही करते हैं कि जनाब बैलेंस से भी बेहतर मुझे सिचुएशन मिली, मुझे स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स मिले। लेकिन मैं आपको एक और डायमेंशन दिखा दूं, जहां स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है वहां फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, लिमिटेड हो जाता है। अगर मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होगा और प्रोजेक्ट मैनेजर की ताकत ज्यादा होगी, तो फंक्शन सफर करेगा, प्रोडक्शन सफर करेगी। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी डाइव करेगी नीचे की तरफ, विच इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये काम ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है जो कुछ, मतलब जिसका काम ही दूसरों के लिए ठेके पे प्रोजेक्ट्स करना है। ठेकेदार होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है, वो लोग कुछ इस किस्म का काम कर सकते हैं कि अपने छोटा मोटा फंक्शन चलाते रहे और फंक्शन डिपेंडेंट हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मतलब उनका मेन बिजनेस ही प्रोजेक्ट्स लेना है और करना है। तो उसमें मैट्रिक्स में बड़ा अच्छा काम चल जाता है कि थोड़ा थोड़ा मोटा काम वो खुद करते रहते हैं, ज्यादातर काम वो प्रोजेक्ट से करते हैं। तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड डिपेंडेंसी। मगर जो एक आइडियलाइज सिचुएशन है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सच which has absolutely no functions। फंक्शन होते ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो टॉप लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके नीचे डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स बैठे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को हर एक को अलग अलग टीम डेडिकेटेड मिली होती है, वो डायरेक्ट हायर करते हैं, उनका अपना मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। एचआर वगैरह का काम भी वो खुद ही करते हैं, खुद ही सिलेक्शन करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। ही इज फुली एम्पावर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजर इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सीईओ। एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर वो डायरेक्टली सीईओ को कर रहे हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के ऊपर है, फंक्शन है कोई नहीं।
तो इसके अंदर जनाब देख लिया कि अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास है, रोल इसका फुल टाइम है, इवन जो उसकी रिसोर्सेज हैं उनकी भी जो अवेलेबिलिटी है वो इंस्टेंट इंस्टेंट है, मतलब जो चीज़ें चाहिए वो ले सकता है, क्योंकि पैसे को, बजट को वो खुद कंट्रोल कर रहा है, सारी ताकत उसके पास है, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी फुल टाइम उसको अवेलेबल है। तो दिस इज द बेस्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन थिंक ऑफ। मगर इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड इन फंक्शंस। फंक्शनल डिपार्टमेंट तो है ही कोई नहीं, और बगैर फंक्शनल डिपार्टमेंट के, इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम करने के अलावा अपने बंदों की एचआर मैनेजमेंट करना, उनकी तनख्वाहें, फाइनेंस, ये सब करना प्रोजेक्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट का के अंदर सारे फंक्शंस होंगे अपने बंदों को कंट्रोल करने के, संभालने के। अलग से कोई एचआर डिपार्टमेंट है, अलग से कोई फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वगैरह नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि ये बड़ी एक यूनिक किस्म की सिचुएशन बनती है, एंड दिस इज नॉट कॉमनली सीन। अब इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं आपको कि जैसे इंटरनेशनल फंडिंग के साथ, डोनर एजेंसी के साथ कोई एक प्रोजेक्ट शुरू होता है पाकिस्तान में, वो लोग उस प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान में हायर होता है, उसको वो कहते हैं भाई ये लो रिसोर्सेज, और यहाँ पे तुम अब क्या कहते हैं, अपना ऑफिस स्टैब्लिश करो, अपना स्टाफ रखो, फिर अपने प्रोजेक्ट को चलाओ, फिर चलाने के बाद जब उसको कामयाब हो जाए तो फिर ये सब कुछ बेच बाच के तुम वापस आ जाना। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फुली प्रोजेक्टाइज्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो कि आपको कॉमनली देखने को तो नहीं मिलता। तो एक आम ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यू कैन एम फॉर अ मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स या बैलेंस मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक मैंने कहा वर्केबल है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स अचीवेबल है, और प्रोजेक्टाइज जो है वो दिस इज नॉट वेरी कॉमन, बट दिस इज आइडियल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जनाब तीन स्ट्रक्चर हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स की टाइप के। मैट्रिक्स वीक का मैंने क्या कहा था, फंक्शनल मैनेजर इज मोर पावरफुल देन द प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑल्दो द एलोकेशंस आर क्लियर। बैलेंस मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हैज कंसेंसस एंड दे हेल्प ईच अदर इन डूइंग ईच अदर्स जॉब। तो मतलब वो टाइम को मॉडरेट करते हैं और अच्छे तरीके के साथ उस काम को अकम्प्लिश करने की एहलियत रखते हैं, बट दे कैन डू इट, द प्रोजेक्ट कैन बी सक्सेसफुल इन इन अ बैलेंस मैट्रिक्स। और अगर और बेहतर सिचुएशन आपने बनानी है तो गो फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, बट इसमें थोड़े बहुत फंक्शन सफर होने का चांस है, बिकॉज प्रायोरिटीज विल ऑलवेज बी गिवन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर आ जाता है आपका प्रोजेक्टाइज्ड स्ट्रक्चर, जो कि मैट्रिक्स के अलावा है। इसके अंदर फंक्शन होते ही नहीं है, इसमें सीईओ के नीचे डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं, वो उसको रिपोर्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अपना अपना, समझ लीजिए कि वो डिपार्टमेंट ही है, उनकी अपनी डेडिकेटेड स्टाफ है। और मजे की बात यह कि जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खत्म होता है तो ये डिपार्टमेंट तहलील हो जाता है। ये नहीं होता कि इसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पकड़ लेता है, ये डिपार्टमेंट तहलील हो जाता है, फिर एक नया प्रोजेक्ट आता है, एक नया डिपार्टमेंट जहूर पजीर होता है, और वो बस प्रोजेक्ट लाइफ तक वो हर डिपार्टमेंट रहता है और वो आते और जाते रहते हैं। फिर जनाब वर्चुअल का आजकल बहुत ज्यादा रिवाज हुआ है कि अभी वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर दुनिया के किसी भी कोने से कोई बंदा पार्टिसिपेट कर रहा होता है। हमने भी इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स में पीएमआई के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। आप यकीन कीजिए कि जितनी एफिशिएंसी के साथ आप फिजिकल प्रोजेक्ट करते हैं, वर्चुअल प्रोजेक्ट उससे कई दफा बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें वो सब काम जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसेज और उसके ऊपर होता है, ईमेल्स के ऊपर होता है। तो उसके अंदर बड़ी जिसे कहते हैं ना कि जो असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं, जो काम आपको करने को दिया जाता है, उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त पकड़ होती है कि आप अगर नहीं करेंगे तो बस यू आर आउट। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर विद नोड्स एट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, तो आप उनके कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑल्दो आपका फिजिकल कंट्रोल, जैसे अभी हम क्लास में बात करें तो हमारा फिजिकल कंट्रोल नहीं है, मैं आपको शायद देख नहीं सकता, और अगर इवन कैमरे पे देख भी लूं तो कोई खास मुझे वो पिक्चर नहीं मिलेगी आपकी, आई मीन मैं आपके एक्सप्रेशंस को नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक कंट्रोल है। जी शहजाद।
सर आप वर्चुअल प्रोजेक्ट की हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी वर्चुअल प्रोजेक्ट देखा नहीं है कोई, ना उसमें मैंने काम किया है। कैन यू गिव अस एन एग्जांपल सर? सर ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितनी भी पाकिस्तान में काम कर रही है, ये सारे के सारे जनाब। वर्चुअली काम कर रहे हैं। कोई भी मेरा अच्छा। बहुत कम है जो कि अपना ही प्रोजेक्ट कर रहे हो। बुनियादी तौर पे ओके। टीम का एक पोर्शन अमेरिका में बैठा होता है, एक टीम इधर बैठी होती है। अब उसको करने का फायदा ये होता है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज चीपर होते हैं। अगर ओके। अमेरिका में वो ये रिसोर्सेज हायर करें तो वो इसको उनको कोई 4-5 गुना ज्यादा महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप नो। 30-40 हजार में बंदा रख लेते हैं, वहां पे उनको अच्छा खासा अदरवाइज पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो एक टीम लीड बना देते हैं और इनको टीम को काम देते रहते हैं। एक टीम वहां पे भी बैठी होती है जो कि हायर लेवल के काम संभाल रही होती है। इवन एजाइल के अंदर जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, स्क्रम वगैरह, उसके अंदर भी एक इन्होंने अकोमोडेशन रखी है कि वर्चुअल टीम्स अकोमोडेट की जा सकती हैं। ये तो हो गया आईटी के हवाले से। इसके अलावा बहुत सा इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो इस तरह से किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो पीएमआई का आप पढ़ रहे हैं, ये पीएमबीओ के जब लिखी जाती है तो इसके अंदर वो वॉलेंटियर्स को कहते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो आप यकीन कीजिए कोई हजारों की तादाद में लोग वॉलंटियर करते हैं। फिर उसके अंदर से वो लोग एक कोर टीम सेलेक्ट करते हैं। कोर टीम जो होती है वो 10-12 लोगों की होती है। ये 10-12 लोगों को बकायदा असाइनमेंट्स मिलती हैं और ये टीम बनती है। और इन लोगों ने फिजिकली भी मिलना होता है। मतलब साल में कोई हर क्वार्टर में एक दफा इनको मौका फराहम किया जाता है मिलने का। साल में तकरीबन हर क्वार्टर में ये टीम मिलती है। लेकिन मिलना तो बात की बात है, पहले इनका जितना कनेक्शन होता है, काम जब ये करते हैं, दैट इज ऑल ऑन टेली कॉन्फ्रेंसेज। पहली टेली कॉन्फ्रेंस होती है, सारे लोग ऑनलाइन आते हैं टेली कॉन्फ्रेंस में। उसमें बाकायदा एजेंडा होता है जिसमें बताया था कि हर बंदा जो है, फर्स्ट मीटिंग है तो सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। और उसके बाद जनाब इंट्रोडक्शन के बाद जो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अल्टीमेटली आपको बताता है कि जनाब आपके क्या क्या रोल्स हैं और आपने क्या क्या काम करने हैं। ये नॉर्मली टीम लीड्स होते हैं। मैं मतलब मैंने काफी पीएमआई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया इस तरह से, और मैं अकेला पाकिस्तान से होता था। और यहाँ से जनाब मुझे रोल मिल गया, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल का जो स्टैंडर्ड बनाया जाना था सेकंड एडिशन, तो उसमें मुझे रोल मिल गया क्वालिटी मैनेजर का। तो हमारे ऊपर प्रोग्राम मैनेजर था। मुझे जब रोल दिया गया तो आई गॉट इट अ लिटिल लेट, मतलब मेरी नॉमिनेशन देर से हुई और उस वक्त प्रोजेक्ट पहले से शुरू हो चुका था। तो मैंने प्रोग्राम मैनेजर से जब फर्स्ट टाइम मेरी बातचीत हुई तो मैंने उसे कहा कि मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, मुझे तब मैं अपना काम डिजाइन करूं, क्योंकि क्वालिटी जब रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग से पहले इसका काम शुरू हो जाता है। तो आपने तो काम शुरू कर दिया हुआ है, मुझे बताएंगे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको ब्रीफिंग देते हैं। उन्होंने अगली मीटिंग के अंदर मुझे ब्रीफिंग दी, मैं उसको समझा, फिर मैंने अपनी टीम बनाई। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया जी ये लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनमें से आप चुन लें। तो मैंने कोई 20-25 लोगों की अपनी टीम बनाई जो कि अगेन मुख्तलिफ कंट्रीज से ताल्लुक रखते थे, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब उनका टाइम जोन भी डिफरेंट थे। फिर उसके बाद उस टीम के साथ मैंने मीटिंग की और उनको बताया कि हमने क्या करना है। उसके बाद उन लोगों से राय ली गई। उसके बाद तरीका जो काम करने का था उसको इस्टेब्लिश किया गया। कुछ जो चीजें लोगों को नहीं पता थी, मिसाल के तौर पे एक चीज होती है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। जब क्वालिटी रिक्वायरमेंट उठाई जाती है तो उसका इस्तेमाल होता है। मेरी सारी टीम को वो काम नहीं करना आता था, कुछ लोगों को आता था, कुछ को नहीं आता था। मैंने उनको वो काम बकायदा वहां पे टेली कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही उन्हें मैंने ट्रेन किया, और जिन लोगों को नहीं पता था उनको बताया। उसके बाद मैंने उनको रोल्स डिस्ट्रीब्यूट किए कि क्वालिटी एश्योरेंस कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, बाकी काम कौन करेगा। उसके बाद जनाब उन लोगों को मैंने अटैच कर दिया, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस की टीम का एक एक बंदा, एक क्वालिटी एश्योरेंस की टीम का बंदा और एक क्वालिटी कंट्रोल की टीम का बंदा। मैंने जो दूसरी टीम्स थी जो कि मतलब आर्किटेक्चर की टीम थी, डेवलपमेंट की टीम थी, या किसी और किस्म की टीम थी, उन सब टीमों के साथ मैंने अपने ये दो दो बंदे लगा दिए, एक क्वालिटी एश्योरेंस का और एक कंट्रोल का। एंड दैट वाज टू लर्न व्हाट दे आर डूइंग एज इफ वी कैन डिजाइन आवर क्वालिटी स्ट्रक्चर।
तो वो लोग हर हफ्ते आके मुझे रिपोर्ट करते थे कि जी हमने वहाँ ये देखा, ये देखा, ये किया। और तकरीबन 2 महीने के पीरियड के अंदर हम पूरी तरह समझ चुके थे कि ये हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे बंदों के पास वो मुकम्मल एक्सपर्टीज आ गई थी जो उन लोगों ने पिछले 3, 4, 6 महीने में काम किए हुए थे। इनको मुकम्मल तौर पर समझ आ गए थे। दैट वॉज द टाइम व्हेन वी वेंट इनटू एक्शन। अब हमने बिल्कुल उनको डिफाइन कर दिया कि हम आपके क्वालिटी अश्योरेंस में जो हमारे बंदे वहां बैठे हुए थे दो, वो बैठे रहे उनके साथ ही। हमने कहा जी ये आपके एडवाइजर है, ये आपको बताएंगे कि क्वालिटी में आप अंदरूनी जो काम करें उसमें क्या गड़बड़ है, और जो काम आप बाहर इंटरेक्ट करेंगे, जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर हम फिर ये कंट्रोल लगाएंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस के हमने उनको तरीके बताए, क्वालिटी कंट्रोल का लगाया। और अब होता ये था क्योंकि हमारी टीम तो वर्चुअल थी और ग्लोबल थी, 24 आवर्स कोई ना कोई बंदा जाग रहा होता था। तो हमें इधर से मैसेज आता था हमारी टीम को कि जी फलानी चीज का क्वालिटी कंट्रोल करना है। और आप यकीन कीजिए कि हमारे जो 25 लोग थे, और वो मेरे बाकायदा जो टीमें बनाई हुई थी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, वो भी हमने थोड़ी इस तरह से बनाई थी कि वो जियोग्राफिकली हर जगह पे मौजूद हों। तो जो ही वो असाइनमेंट आती थी कि ये क्वालिटी कंट्रोल करनी है, आप यकीन करें विद इन एन आवर हम उसका, हमारा बंदा उसका जवाब दे चुका होता था उनको, उनका काम कर चुका होता था। मतलब इतना इंस्टेंट होता था। और ये फायदा हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल था कि हम ग्लोबल काम कर रहे थे। कोई ना कोई बंदा उसका दिन था, ठीक है जी, वो अपना काम करता था। और हर एक का मैंने टीम लीड डिफाइन कर दिया हुआ था। क्वालिटी एश्योरेंस का टीम लीड अलग था, क्वालिटी कंट्रोल का अलग था। फिर जो हमारा एक हेडक्वार्टर था उसके अंदर मेरा एक डिप्टी मैनेजर था, टीम लीड था, इस तरीके के साथ। जी जी। अच्छा सर, तो इफ आई वर टू से कि ना कि अगर वर्चुअल प्रोजेक्ट कंट्रोल है, सो दैट गिव्स यू बेटर विजिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल, वुड दैट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स, मगर इसके लाजमी बात है कुछ कुछ नकाइस भी हैं। बहुत सी चीजें जो आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, जो आप अपने जेस्चर्स और बातचीत के जरिए कंट्रोल करते हैं, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब जैसे क्लास में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मैं आपकी तरफ देख भी सक रहा होता हूँ, आप कितने इंटरेस्टेड हैं। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि आप में से कितने लोग अटेंशन दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे। तो उसको ब्रिज करने के लिए देन आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन रैंडमली फ्रॉम डिफरेंट पीपल के, यार जाग भी रहे हैं कि नहीं जाग रहे। तो हम उसको, जो गैप्स होते हैं उनको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। और आपकी बात ये सही है कि दिस इज मोर डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और इसमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लाने का इम्कान है जनाब। जी शहजाद, समझ आई बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, वर्चुअल का भी हो गया। अब हाइब्रिड जो है ये आजकल का नया मॉडल है या नया फैशन है, और वो ये है कि अब आ गई एजाइल, एजाइल की दुनिया आ रही है। अब आपका वे ऑफ वर्किंग तब्दील होता चला जा रहा है। अब आप जो हैं वो फिजिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से या जो जिसे कहते हैं ना वाटरफॉल ट्रेडिशनल मेथड था, उससे अब एजाइल होते चले जा रहे हैं। अब इस वक्त दुनिया में जितने मॉडल कन्वर्ट होते जा रहे हैं वो दे आर बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द एजाइल। तो इसके दरमियान का कोई भी जो स्टेटस होगा उसको हम कहेंगे हाइब्रिड। और वो जैसे हमने पहले भी बात की थी, इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि वो जो डिफरेंट किस्म के नाम थे। तो मतलब वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लाइफ साइकिल जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मैकेनिज्म सबसे सूटेबल है। तो हाइब्रिड वो चीज हो गई। हाइब्रिड एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज अ कंटिन्यूम on which from one side is at the, जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अदर साइड इज एजाइल। तो आप उनके दरमियान में कहाँ खड़े हैं? तो बेसिकली वी आर इन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द एजाइल मेथड। तो जो दरमियान की जगह है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बेशक इसका ताल्लुक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है, अ, लेकिन ये प्रोजेक्ट खुद नहीं होता। पीएमओ बजाते खुद एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है,
है तो ये फंक्शनल इन नेचर, मतलब एक पीएमओ एग्जिस्ट करता रहता है, प्रोजेक्ट आते रहते हैं और बंद खत्म होते रहते हैं, लेकिन पीएमओ तो खत्म नहीं होता। नए प्रोजेक्ट आ जाएंगे, पीएमओ उसको देखना शुरू कर देगा। तो पीएमओ इज मोर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रादर देन अ प्रोजेक्ट, but it has certain responsibilities which are to deal with projects, programs and portfolios. तो लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद पीएमओ जो है वो पोर्टफोलियो लेवल की चीज है। ऐसी बात नहीं है, पीएमओ पोर्टफोलियो लेवल की चीज नहीं है, पीएमओ काफी लोअर लेवल की चीज है, लेकिन पीएमओ कैन एग्जिस्ट एट एनी लेवल। You can have a centralized PMO for all the projects in the organization, centralized हो सकता है। You can have a PMO centralized to the department, हो सकता है कि organization level पे ना decentralized हो, हर department का अपना PMO हो। तो इसका मतलब है जो PMO जहां exist करता है, अपने level के नीचे जितनी भी projects और program चल रहे होंगे उनकी रिपोर्टिंग का जिम्मेदार होगा, रिपोर्टिंग का जिम्मेदार। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंटल पीएमओज भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ प्रोजेक्ट इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको संभालने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखना पड़ता है पूरा, और वो उसको हिसाब किताब बना के दिखाए, तो दैट वुड बी कॉल्ड अ प्रोजेक्ट पीएमओ। प्रोजेक्ट के अंदर पीएमओ है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और उसके अफेयर्स को संभालने के लिए विद इन द प्रोजेक्ट यू हैव क्रिएटेड अ पीएमओ। उसको लोग फिर पीएमओ कहना नहीं पसंद करते, तो हम कहते हैं चलो प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस कह दो आप, मगर होता वो पीएमओ वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस एग्जिस्ट कर सकता है। फिर प्रोग्राम्स यूजुअली होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह का एक सपोर्ट ऑफिस जरूर होता है, या उसको पीएमओ भी प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस भी कहते हैं, प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिस, कोई नाम रख लें आप। तो इस तरीके के साथ वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं पीएमओ। पीएमओ कैन एग्जिस्ट एनीवेयर एट एनी लेवल, मतलब प्रोग्राम लेवल के ऊपर पीएमओ आप बनाते हैं, ऊपर हाई लेवल पे कि नीचे के प्रोजेक्ट को देखो, या पोर्टफोलियो का जो काम है, आपको समझाया था पहले कि पोर्टफोलियो क्या करता है। पोर्टफोलियो के काम को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम पीएमओ, पोर्टफोलियो लेवल का पीएमओ बना सकते हैं, जो बुनियादी तौर पे होगा पर्पज उसका टू सपोर्ट पीएमओ पोर्टफोलियो फंक्शन। मतलब पोर्टफोलियो ने जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसको ऐसा डाटा ला के दे जिससे उसको वो डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। मतलब ये एक आम ख्याल है ना कि पीएमओ कोई थानेदार है और सारे प्रोजेक्ट्स को वो डंडे मारता फिरेगा, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। पीएमओ का एक बड़ा बुनियादी और हम्बल रोल है, दैट इज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम जो भी इसके सबऑर्डिनेट नीचे आती हैं चीजें। और जैसे मैंने बताया कि हर पीएमओ के नीचे हर कुछ नहीं आता, हर पीएमओ की अपनी डोमेन है, उस डोमेन के अंदर जितने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स आते हैं वो पीएमओ को जवाब हैं, और पीएमओ उनसे डाटा इकट्ठा करके उसकी समरी बना के अपने ऊपर वाले बॉस को जमा करवाता है। तो पीएमओ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो इसका मुख्तलिफ टाइप्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेटेजिक लेवल का भी हो सकता है, ये एंटरप्राइज लेवल का भी हो सकता है, ये पोर्टफोलियो लेवल का भी हो सकता है, प्रोग्राम लेवल का, प्रोजेक्ट लेवल का, या सेंट्रलाइज हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है। देयर आर सो मेनी वेज। फिर जनाब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो तो लाजमी बात है कि whomsoever is heading it, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, whomsoever is heading the PMO is having full control over it। ठीक है, अथॉरिटी भी इसको फुल है, पावर भी फुल है, रिसोर्सेज भी इसके अपने हैं, और मतलब बजट भी अपना खुद ही कंट्रोल करता है। तो मतलब ये उस हिसाब से, लेकिन पीएमओ बजाते खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता। PMO is looking after the projects who are doing the projects। ठीक है जी, इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई शकूक व शुबात तो नहीं है? जी जनाब। नो सर। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या फैक्टर्स हैं उनको एक नजर देखते हैं। Each organization considers numerous factors for inclusion in its organizational structure. Each factor may carry a different level of importance in the final analysis. Combination of the factor, its value and relative importance provides the organization's decision makers with the right information for inclusion in the analysis।
देखें जी, जब हम बात कर रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होना चाहिए, आपको ये देखना होगा कि आपको क्या चाहिए उससे, बट आप एज अ मैनेजमेंट उससे क्या डाटा अखज करना चाह रहे हैं, उससे क्या वैल्यू लेना चाह रहे हैं, और फिर अपनी जरूरियात के हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ प्रोजेक्ट चेंज ओरिएंटेशन ज्यादा है, आप मुसलसल तब्दीलियां लाते रहते हैं और आप एक बिल्कुल वॉलेटाइल ऑर्गेनाइजेशन है, तो गालिबन गालिबन आपको ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल, वो सूट नहीं करेगा। अगर आपकी प्योरली ऑपरेशनल है, आपको घी के डब्बे बनाने हैं और आपने बहुत कम प्रोजेक्ट्स बहुत कम करने होते हैं, आपने बस जो भी कोका कोला की बोतलें बनानी है या कुछ करना है, तो आपका मेन बिजनेस वो है, तो उसकी स्मूथ रनिंग के लिए फिर आपको फंक्शनल पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से या उसकी कोई हाइब्रिड निकालें या उसकी कोई कॉम्बिनेशन निकालें, मगर ये कि इसको उन तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? डिग्री ऑफ अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो काम आप कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए। हम ये कई बार बात कर चुके हैं कि इवन द प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियोज व्हेन वी स्टडीड, वी सेड ऑल ऑफ देम व्हाटएवर वी आर डूइंग देयर, दे मस्ट बी अलाइन्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। हियर आल्सो अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट भी होना चाहिए। कोई काम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में, एक काम भी ऐसा ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के मुनाफी हो। यू मस्ट बी अलाइंड। तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्री ऑफ अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन अगर कहीं रिक्वायर्ड है, कैपेबिलिटीज उनको मद्देनजर रखना होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कहाँ कितना आपने कितने लेवल नीचे तक जाके आप कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्या एफिशिएंसीज और क्या इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं। क्लियर पाथ फॉर एस्केलेशन ऑफ डिसीजंस, मतलब वो जो इशू एस्केलेशन की जैसे बात होती है, इशू एस्केलेशन का मतलब है कि एक मसला आता है आपके सामने, अगर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी ताकत में है तो करें, नहीं तो फटाफट इसको अपने से ऊपर के लेवल को एस्केलेट करें। तो जो भी फैसले हैं उनको रोक के मत बैठें। हमें ऐसा तरीका, ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है जिसके अंदर जो आपके अगर आप फैसला लेने की ताकत नहीं रखते तो फौरन से पेशतर उस मैटर को अपने से ऊपर एस्केलेट करें ताकि अगला उसके ऊपर फैसला ले। अगर वो भी नहीं ले सकता तो उससे अगला ले, उससे ऊपर वाला लेवल ले। तो क्लियर पाथ होना चाहिए एस्केलेशन का ताकि डिसीजंस में डिले कॉज ना हो। इसी तरह क्लियर लाइन एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी, हर बंदे को अपनी अपनी ताकत का, अथॉरिटी का अंदाजा होना चाहिए ताकि वो उसे जरूरत है तो इस्तेमाल करे। डेलीगेशन कैपेबिलिटी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते या जो सही काम नहीं समझते, वो कागज के शेर होते हैं, वो लोग जो हैं इस तरह की कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में जान के बिल्ड करके रखते हैं, ना लोगों को डेलीगेट करते हैं, ना क्लियर ऑर्डर्स देते हैं, कंफ्यूजन फैला के रखते हैं ताकि बाद में सबॉर्डिनेट को इल्जाम दिया जा सके कि भाई तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो ऊपर के लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर आप साथ साथ लोगों को डेलीगेट करें तो आप खुद भी सुख का सांस लेंगे और हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट करने की बजाय आप उनके रिजल्ट्स के ऊपर रिलाय करें। तो ये चीजें अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसके मुताबिक बनेगा और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि क्लासिकली इसी नाम का और इसी शक्ल का स्ट्रक्चर आपके यहाँ एग्जिस्ट करता होगा। असल में ये एक गाइडलाइन है। बेसिकली every organization structure of an organization is completely different from the other organization. इवन उनके दरमियान कई दफा तो कोई मुशाबिहत भी नहीं बन सकती। दोनों कह रहे होंगे हम फंक्शनल हैं, लेकिन एक का फंक्शनल और शक्ल का, एक का और शक्ल का है। तो बुनियादी तौर पे ये कोई दरमियानी शक्ल होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी शक्ल को टेलर करती है। लेकिन वो जो जितनी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है वो है वो डिफरेंट डिजायर्ड शेप्स के, ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। लेकिन आप ये देखेंगे, बल्कि मैंने कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस को सर्वे किया है और उनको ऑडिट किया है, तो मैंने ये देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक तो होता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अंग्रेजी होती है।
वो उसी तरह का स्ट्रक्चर नीचे नहीं चला रहे होते। मतलब मैं बिल्कुल ये बात देख चुका हूँ कि एनएचए का हम करने गए और उसका ये अपना उसे क्या कहते हैं, ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो उसके लिए उनका सारा हमने चीजें सिस्टम खोल के देखा, तो ऊपर से तो वो बिल्कुल लगता था कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल टाइप है, कि जनाब ऊपर चेयरमैन बैठा हुआ है, फिर मेंबर्स बैठे हुए हैं, फिर डीजीज बैठे हुए हैं, फिर उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है तो फाइनेंस के लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल प्योरली फंक्शनल। लेकिन जिसकी जितनी जरूरत थी उसने अपने आप को अपने हिसाब से टेलर किया हुआ था। मुझे सबसे ज्यादा हैरत ये हुई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो थे वो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइज निकले। उन्होंने अपने नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उन्होंने अपने सारे फंक्शंस को प्रोजेक्टाइज किया हुआ था, डेडिकेटेड टीम्स रखी हुई, वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस लोग दे रहे थे। बड़ी हैरत की बात थी कि एक तरफ एक एक्सट्रीम है, ऊपर से देखें तो आपको लगता है कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल चल रहा है, और नीचे जाते हैं तो एक ऐसी जगह मिलती है जहां हर चीज प्रोजेक्टाइज्ड है, और बीच में कई ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे वेरिंग टाइप मिली, कहीं वीक मैट्रिक्स टाइप की चीज मिली, कहीं जरा थोड़ा मॉडरेट मिला, या जैसे भी हिसाब किताब था। मेरा मतलब है कि यू जस्ट कांट पॉइंट अ फिंगर कि ये जनाब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कुछ किसी एक स्ट्रक्चर पे पूरी नहीं उतरती, तो उसमें वेरी करती है। तो ये जनाब आपने देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हिसाब किताब है। और भी कुछ चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी असाइनमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट्स है, अडेप्टेबिलिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन के हिसाब से आप कितना चेंज करते हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉस्ट कंसिडरेशन, फिजिकल लोकेशन आपकी क्या, ये बड़ा मैटर करती है। आप ऑयल एंड गैस की कंपनी है और आप लोकेटेड हैं जनाब डेजर्ट के बीच में, तो वहां जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको जो इंटरनेट अवेलेबल है, या आपको जो सेल सर्विसेज अवेलेबल है, सैटेलाइट सर्विसेज अवेलेबल है, उससे डिफाइन होगा ना कि प्रोजेक्ट कैसे चलाना है। फिर जनाब आपकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है, फिर इसमें भी वही मीडिया आ जाता है कम्युनिकेशन का, कौन सा मीडिया आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके हिसाब से। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं ये पीएमओ। पीएमओ के बारे में हम पहले भी बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अब इसमें मैं कुछ थोड़ी बहुत बात इसमें ये कहना चाहता हूं कि पीएमओ चीज क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, अभी हमने कहा कि दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, एग्रीड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जी ये। इसका काम क्या है, क्या जरूरत है? देखिए बात ये है, हर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है, और वो जवाबदेह है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को। हर प्रोग्राम का भी एक स्पॉन्सर है, और स्पॉन्सर जो है वो ऊपर जवाबदेह हैं सीईओ को। तो जब या अगर ये प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट प्रोग्राम को जवाब दे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दे, तो ये तो सब सिस्टम ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो का क्या रोल है, पोर्टफोलियो बीच में क्या करने आ गया, वो कैसे प्रोग्राम्स को और प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है? तो यहाँ पे मैं यही बात, एक तो ये पहले सब तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो कुछ नहीं कंट्रोल करता। वो सीनियर जरूर है, लेकिन उसका मकसद डिफरेंट है। प्रोजेक्ट का मकसद डिफरेंट है, प्रोग्राम का मकसद डिफरेंट है, पोर्टफोलियो का मकसद डिफरेंट है। पोर्टफोलियो बुनियादी तौर पर, क्या मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के करता है, और उसको सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए कि कौन से प्रोजेक्ट की वैल्यू किस प्रोजेक्ट से ज्यादा है। अब उसको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे प्रोवाइड करेंगे, वो हमसे सीनियर है, जो मांगेगा हम उसे देंगे, लेकिन इसका नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को रिपोर्ट कर रहा है, और जो स्पॉन्सर होता है वो अमूमन एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स को देख रहा होता है। जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नीचे हो सकता है 5 या 10 प्रोजेक्ट चल रहे हो, ठीक है जी। तो ये हमें समझना है, हम ये कहते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं कह रहा हूँ ना, आमतौर पे लोग उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। और मैं अक्सर पूछता हूँ जी आप कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जी 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा के बंदे, तुम 10 प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप या तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है।
तो प्रोजेक्ट मैनेजर असल में वो बंदा है जो जिम्मेदार है उस प्रोजेक्ट को करने का, डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो कर रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। उस बेचारे को इतनी इज्जत दे दें कि उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहना शुरू कर दें, और आप खुदा के लिए समझ लें कि आप अब जरा थोड़े प्रमोट हो गए हैं, अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं रहे। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हैं। खैर एनीवेज, जो भी बात है, अब ये जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स हैं ये भी मैनेजमेंट को, सीईओ वगैरह को बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब जनाब मसला ये है कि मैं जरा सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑलवेज नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम। ही मस्ट हैव अ रेडी रेकनर जिससे उसे पल पल की खबर हो। मतलब ही शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ एनीथिंग whatever is happening in his organization, therefore he should have a clear picture. So कैसे मुमकिन है कि उसे हर बात की खबर हो? लाजमी बात है, मैंने एक बात तो कहा था, आपको मना किया था कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी, हर चीज के अंदर नाक नहीं घुसाना, लेकिन फिर भी क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपनी लाइफ से लूंगा। जब हम फौज में थे, तो फौज में तो आपको पता है कि सिस्टम भी काफी डिसिप्लिन होता है और टाइट होता है, तो उसके अंदर तो वो रीजन भी नहीं सुनते। अगर आपको आपकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किसी एक चीज का भी नहीं पता तो आप काबिल सजा हैं। मतलब वो मेरे सामने हो रही है या नहीं हो रही है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज गलत हो गई है, भले मैं सो रहा था, जाग रहा था, कुछ भी था, उसका जिम्मेदार मैं हूं। अब आप मुझे बताएं कि ये देखने में बड़ा जालिमाना किस्म का सिस्टम लगता है, लेकिन इसकी वजह से अगले की नींदें उड़ी होती हैं। वो हर वक्त ऐसे चेक एंड बैलेंस रखता है कि उसे पता हो कि हो क्या रहा है, कहीं कोई खबर निकल ना जाए, हर चीज का उसे पता हो। मतलब ये कि मैं एज ए इंजीनियर वहां काम करता था, और जब सुबह कहीं काम के लिए निकलते थे किसी मीटिंग में या किसी भी जगह पर, तो सुबह सबसे पहला काम हम ये करते थे कि मेरे मेरे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितने लोग मेरे अंडर थे और जितनी चीजें और सामान, हर चीज का कंप्लीट करंट लेटेस्ट अपडेटेड स्टेटस जो था वो मैं अपनी डायरी में नोट करके तब निकलता था। बल्कि हमने एक वो डायरी बनाई होती थी जिसके अंदर वो जैसे होते हैं ना, आप वो तस्वीरें रखने वाली एल्बम होती है, वो जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं और अंदर आपने तस्वीर डाली होती है, तो उस तरह की हमने नोटबुक बनाई होती थी, और उसके अंदर जो शीट होती थी वो कागज होता था, और उस कागज के ऊपर एक फॉर्मेट टेम्पलेट बनी होती थी कि एक बंदों का स्टेट है कि जी आज कितने बंदे जो हैं हाजिर हैं, कितने बीमार हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, और जो खास तौर पे अवेलेबल नहीं है, कोई बीमार है, तो उनका नाम और उनका स्टेटस लिखा है कि क्या बीमारी है, कहाँ पे है, क्यों है, कितने दिनों से अस्पताल में दाखिल है, एवरीथिंग इज देयर। भाई मुझसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है फलाना बंदा किधर है। अब मेरे पास 250 बंदा है, मैं 250 बंदों के नाम भी नहीं याद रख सकता। हाउ वुड आई टेल मी? अब मुझसे कोई कहता है कि जी वो बताएं, वो आपका वो कोई सीएमएच में बंदा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं फौरन देखूंगा लिस्ट में कि मेरे पास 5 बंदे हैं जी अस्पताल में, आप किसकी बात करें। मतलब इसी तरह मुझे अपनी तमाम गाड़ियां, मशीनरी, उनका स्टेटस पता, कौन सी चीज खराब है, कौन सी ठीक किधर है, कौन सी ठीक ठीक है, और इसके अलावा किस चीज को आज हमने कहाँ भेजा हुआ है, असाइन किया हुआ है, आज वो कहाँ काम कर रही है। तो मतलब बंदों के बारे में, चीजों के बारे में, स्टोर के बारे में 100% डाटा ऑन डेली बेसिस मेरे पास होता था। सर ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक सीईओ को चाहिए होती है। इसको ये इंफॉर्मेशन कौन लाके देगा, कहां से करेगा? माइक्रो मैनेजमेंट तो वो कर नहीं रहा, अब उसको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? आप कहेंगे कि जी ये अगर से कि प्रोजेक्ट के बारे में उसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ ले। अब मैं कहता हूं जी बड़ी वर्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है, 150 प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। अगर वो रोजाना सुबह 150 प्रोजेक्ट मैनेजर से इंटरव्यू करेगा तो फिर वो अपने काम कब करेगा? और दूसरी बात, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये खाली प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव, इसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को भी देखना है। ही हैज टू हैव अ स्टेटस ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आल्सो। अब अंदाजा लगाएं कैसे मुमकिन है? ये तो नहीं कर सकता, और इतने प्रोजेक्ट मैनेजर से भी नहीं मिल सकता। चलें, वो
सारे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स को बुला लेते हैं। अब चले हर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर उसको ज्यादा से ज्यादा 8-10 प्रोजेक्ट जो वो देख रहा है वही बता सकता है। अगर सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपनी रिपोर्टें छोड़ के चले जाएं तो इसके लिए 150 रिपोर्टों को एनालाइज करना और कंपाइल करके एक कंसोलिडेशन बनाना एक महाल। अगर वो सारे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स को बुलाए और उन वो 10-10 प्रोजेक्ट की रिपोर्ट छोड़ जाएं और फिर उनको कंपाइल करना है एक मसला। अगर वो पोर्टफोलियो मैनेजर को बुलाए तो पोर्टफोलियो मैनेजर कहेगा सर मुझे तो इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कौन सा बुरा। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आज फलानी टीम कहाँ लगी हुई है तो ये तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि इनमें से पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देने के, और सीईओ को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो क्या करेगा? फर्ज करें कि सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मंगवा भी लेता है, वो किसी ने एक तरीके से टेम्पलेट में बनाई है, किसी ने दूसरे तरीके से बनाई है, कोई 100 किस्म की रिपोर्टें आई हुई हैं, 150 रिपोर्टें 150 डिफरेंट शक्लों में आई हुई हैं, ये कौन इंटरप्रेट करेगा? अब मुझे असिस्टेंस चाहिए। एज अ सीईओ आई नीड असिस्टेंट, समबडी अंडर मी should be able to collect these reports, interpret these reports, collate these reports, and ultimately summarize them for me, which could be easily understandable। और मतलब समरी हो, मतलब पूरी लंबी लंबी रिपोर्टें पढ़ने के बजाय मुझे 1 पेजर रिपोर्ट एक मिल जाए, एक सफे में क्लियर पिक्चर मिल जाए कि यार ये क्या है, और अगर डायग्रामेटिकली मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये है एक्चुअली रोल जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सपोर्ट ऑफिस बना लेता हूं विच इज बेसिकली क्लरिकल ऑफिस। एक क्लर्क को बिठा लेता हूं, उसे कहता हूं यार ये रिपोर्टें सारी इकट्ठी करो और रोजाना तुमने सुबह मुझे रिपोर्ट देनी है, और ये मेरी कॉपी है, इसके ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट लगा के आपने मुझे दे देनी है और मुझे सुबह ब्रीफ कर देना है। आपको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, इनकी सुबह ब्रीफिंग होती है पूरे मुल्क के बारे में। ये जो उठ के मुंह उठा के कहते हैं ना मुझे तो पता ही नहीं था डॉलर का रेट कहाँ है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? दे आर सपोज टू गेट अ ब्रीफिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन ऑल अफेयर्स। पूरी एक समरी उनको मिलती है, यही रेडी रेकनर। ठीक है जी। पता नहीं हमारे यहाँ किस तरह से होता है, हमारे यहाँ लोग तो खैर इनकॉम्पिटेंस भी तो बहुत ज्यादा है ना। अमेरिका में बाकायदा वो जो उनका ओवल ऑफिस है उसके अंदर मीटिंग होती है, उसके अंदर जनाब सारे ये मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग आए होते हैं, बस वो एक उसका असिस्टेंट होता है, वो उसको ब्रीफ करता है कि सर आज ये इसी तरीके के साथ ये जो सपोर्ट ऑफिस है, इसने बुनियादी तौर पे इस क्लर्क ने वो सारा डाटा इकट्ठा करके इसको ब्रीफ करना है और उसको एक रिपोर्ट दे देनी है कि सर ये है और इसके हिसाब से अब आप अपना दिन गुजारे। अब अगर ज्यादा मुश्किल काम हो तो सपोर्ट ऑफिस का साइज बढ़ाया भी जा सकता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमसे अकेले से नहीं संभलता, ज्यादा काम है, तुम 8-10 बंदे रख लो। तो ये बन जाता है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। तो बुनियादी तौर पे इसको सिर्फ सब लोगों से डाटा इकट्ठा करना और समराइज करने के लिए लगाया है। तो बुनियादी तौर पे तो ये क्लरिकल ऑफिस हुआ ना। ये कोई डंडा, आप थानेदार क्यों बनाते हैं इसको? हाउ इज इट बिकम्स अ थानेदार? It is just a clerical office. They are supposed to ask for certain reports from various projects and compile them into kind of a very brief summary for the CEO. Yeah, to whomsoever this PMO is answerable to. जैसे मैंने कहा कि सेंट्रलाइज भी पीएमओ हो सकता है डिपार्टमेंट का अपना पीएमओ हो, तो जो डिपार्टमेंट हेड होगा ये उसकी सपोर्ट के लिए होगा। तो पीएमओ कुड बी एट अ डिपार्टमेंटल लेवल, पीएमओ कुड बी एट अ प्रोग्राम लेवल। अगर प्रोग्राम लेवल पे हो तो प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और प्रोग्राम के नीचे जितनी भी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है उनकी रिपोर्ट करेगा, तो वो फिर प्रोग्राम का पीएमओ बन जाएगा। तो पीएमओ कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, you have to define the domain of a PMO, and PMO is created for support of somebody। ठीक है ना, सीईओ हो या जो भी हेड है उसका, उस डोमेन को जो हेड कर रहा है उसको ये रिपोर्ट करता है, तो उसकी सपोर्ट में वो ये डाटा बनाता है। नंबर 2, अगर ये बात आपको समझ आ गई कि पीएमओ क्या है, तो अब आप ये समझिए, अब इसका ये निचली लाइन में देखिएगा, वो कहते हैं it can range from providing project management support functions, support प्रोवाइड कर रहा है। और मजे की बात ये सपोर्ट सिर्फ ऊपर वाले को प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि जिनसे रिपोर्ट ले रहा है उनको भी अगर कहीं मदद की जरूरत है
कोई बात समझने में कि जी रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, वो भी उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। मैं फिर बार बार ये बात कहूंगा, डंडा घुमाने का काम नहीं है, डंडे के जोर पे ये काम नहीं हो रहा, ये हम्बल काम हो रहा है, ये क्लैरिकल लेवल पे काम हो रहा है, ये सपोर्ट लेवल का काम है। लफ्ज सपोर्ट को ध्यान में रखें, पीएमओ प्रोवाइड्स सपोर्ट एक्सप्लिसिटली अपवर्ड्स, और नीचे भी जहां जहां जितनी सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सकता है वो करेगा। ये है इसका बुनियादी रोल। अभी मैं और भी चीजें बताता हूं इस बुनियादी रोल में। इसके अलावा इसकी दूसरी एक्सट्रीम हो सकती है। ये एक्सट्रीम का जब मैं लफ्ज करता हूं, ये ऐसे ही है कि एक आदमी आज क्लर्क भर्ती होता है और कल प्रमोट होता होता सीईओ बन जाता है। तो उसकी दूसरी एक्सटेंट है ना, एक्सट्रीम अदर एक्सटेंट, वो है डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट। तो आप बिला वजह एक बिल्कुल नेसेंट पीएमओ को जो अभी अभी बनाया गया है उसको डंडा नहीं पकड़ा सकते उसके हाथ में, लेकिन अल्टीमेटली a PMO can grow to be a strong PMO who can even order around different projects. But ये इसकी कंटिन्यूम के ऊपर हाईएस्ट लेवल है। तो हमारे यहाँ लोग पीएमओ बाद में बनाते हैं, डंडा पहले पकड़ लेते हैं, सपोर्ट फंक्शन नहीं करते, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां बनती हैं एज अ पीएमओ वो उन्होंने कभी परफॉर्म ही नहीं करनी, और अल्टीमेटली डंडा लेके हर किसी के ऊपर घूमना शुरू कर देना है। और सबसे बुरी बात यह है कि पीएमओ का जो हेड होता है आमतौर पे, वो आप एक यंगस्टर को लगाते हैं फ्रेश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और ज्यादा उसने पीएमपी किया हुआ हो नया नया, उसको आप लगा देते हैं। अब उसको कख का नहीं पता होता, ऑर्गेनाइजेशन में तजर्बा होता कोई नहीं है, और वो बंदा एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर डंडा घुमा रहा होता है, विच इज एक्सप्लिसिटली रॉन्ग। देखिए, अगर तो मेरे से कोई डाटा इकट्ठा करने आया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन a person who knows nothing, if he starts ordering me around, that would be very bad. तो ये है गलत तरीका पीएमओ बनाने का, और यही वजह है कि लोग पीएमओ सिर्फ फैशन के लिए बनाते हैं हमारे यहाँ, और वो पीएमओ ज्यादा देर चलता नहीं है, और अल्टीमेटली उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि पीएमओ के ऊपर भी तो खर्चा होता है ना। वो खर्चा कहाँ से आएगा? अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो पीएमओ का खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो ऐसा हमने देखा कि पीएमओ जो है वो 1 से 4 साल तक चलता है, फिर बंद हो जाता है। फिर जनाब काफी अरसे बाद फिर दोबारा ख्याल आता है कि नहीं जी पीएमओ फिर दोबारा बनाया जाता है। तो ये वाली चीज है। या फिर अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हमें बस ये समझना है कि ये अपने रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखें, मैं ये नहीं कहता कि सारे पीएमओ पाकिस्तान में जो है वो गलत चल रहे हैं। बहुत से पीएमओ बहुत अच्छे तरीके के साथ भी चल रहे हैं। मैं बिल्कुल आला तरीन तरीके के साथ भी लोगों को इम्प्लीमेंट करते हुए देखता हूँ। इल्म तो वही है ना जी, किताबें और ये जितना कुछ है और प्रैक्टिस है, ये लोगों को पता है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उनकी रेशो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा जो जोशीले लोग हैं, मतलब जिनको आता जाता कुछ भी नहीं है और वो हर चीज के ऊपर अपनी छाप लगाने पे हैं, वो इसका बेड़ा गर्क करते हैं, कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क करते हैं। अभी जैसे ये पीएमपी प्रेप में पीएमपी के जब हम कोर्सेज कराते हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग कराते हैं, वो कहते हैं एग्जाम पास करा देंगे। मतलब वो टेस्ट पेपर कल्चर हमारे चला आ रहा है अजल से अब तक। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हम नॉलेज कितना ट्रांसफर करते हैं, हमें एक बात से मतलब है कि हम जनाब शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। तो ये शॉर्टकट वाली कॉम से आपने बचना है, और ये सही समझना है कि पीएमओ की असल जिम्मेदारियां क्या है, और वो मैं आपको बताता हूं। पीएमओ को 3 किस्म के पीएमओ ये आपकी पीएमबीओ के रिकमेंड करती है: सपोर्टिव पीएमओ, कंट्रोलिंग पीएमओ और डायरेक्टिव पीएमओ। मतलब ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पीएमओ को कई तरहों से क्लासिफाई कर सकता हूं। ठीक है जी, सेंट्रलाइज पीएमओ, डिसेंट्रलाइज पीएमओ जैसे वो है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। फिर और तरीके भी हैं चेंज लाने के हिसाब से, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जो पीएमआई ने दिया है। वो कहती है कि ये पीएमओ 3 किस्म के हैं, और मैं ये एज्यूम करता हूं कि इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की भी ऐसे ही है। सबसे पहले जब आप कोई पीएमओ बनाने के बारे में सोचते हैं तो यू आर बेसिकली गोइंग फॉर अ सपोर्टिव पीएमओ, यू कैन नॉट हैव अ डायरेक्टिव पीएमओ। मैंने आपको कहा ना कि ये एक कंटिन्यूम से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के दरमियान, तो वेरी बेसिक लेवल इज अ सपोर्टिव पीएमओ, फिर दरमियान में कंट्रोलिंग पीएमओ, और आखिर में कहीं जब आप बहुत ही जामे हो जाते हैं, जबरदस्त हो जाता है काम आपका,
एक बिल्कुल ही ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है या रोबोटिक सिस्टम बन जाता है, तो आप कहते हैं जी अब हम डायरेक्टिव पीएमओ में हैं। तो ऑलवेज अगर आपके पास पीएमओ नहीं है या अगर है भी नया नया, तो आप उसको अगर सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ सपोर्टिव पीएमओ। जैसे मैंने कहा, पीएमओ का फंक्शन क्या है? अपने जो इमीडिएट हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और उसके लिए उसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने नीचे उस डोमेन के अंदर मौजूद प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के साथ। उन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम से वो हम्बली डाटा इकट्ठा करेगा। मुझे सीईओ ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इकट्ठी करूं, वो लोग उनसे रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, उनको मैनेज करना इसका काम है कि वो जब वक्त पे दें, और जहां कहीं अगर कोई वक्त पे नहीं देता तो फिर सीईओ से उनको जो है झाड़ छाड़ भी पिलवा सकता है। मगर बुनियादी तौर पे ये अपनी कोशिश करता है कि जितना वो अच्छे एहसन तरीके के साथ इनको मैनेज कर ले उतना बेहतर है। अच्छा जी, अब रिपोर्टें आ गई जी 150 प्रोजेक्ट से, एंड एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, एंड दिस पीएमओ इसकी जिंदगी निहायत दिक्कत में है कि यार वो इनको कैसे ट्रांसलेट करे एक जुबान में, एक फॉर्मेट में, और सीईओ के सामने कैसे पेश करे। तो वो सीईओ के पास जाता है कि सर मैं तो, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, ये 150 डिफरेंट फॉर्मेट है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये एक दिन में ये रिपोर्टें मैं कंपाइल नहीं कर सकता। तो सीईओ क्या कहेगा उसे कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम एक टेम्पलेट बनाओ, मेरे से अप्रूव कराओ, और सबको ये हुक्म मेरी तरफ से जारी कर दो कि आइंदा रिपोर्ट इस टेम्पलेट के तहत आएगी। मतलब क्या कि पीएमओ को अपना काम भी आसान बनाने के लिए एक टेम्पलेट बनानी पड़ी, और वो भी सीईओ के हुक्म के मुताबिक उसको वो अपना इन्फॉर्म करना पड़ा सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को, आइंदा मुझे रिपोर्ट इस फॉर्मेट में चाहिए। फाइन हो गया जी। अब जब वो ये काम करता है, और हर प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके नीचे, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है, डिफरेंट तरीके के साथ हर कोई काम कर रहा है, और उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो अगर पीएमओ में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो कहेगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई कॉमन सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करता। वो फिर जाएगा सीईओ के पास कि सर क्या करें, ये तो इनका सिस्टम ही कोई नहीं है, हर कोई अपनी तरीके के साथ प्रोजेक्ट चला रहा है। तो वो क्या प्रोजेक्ट सीईओ से क्या कहेगा? ओके, क्योंकि ये उनका काम नहीं है सिस्टम बनाना, उनका काम तो है प्रोजेक्ट चलाना। तुम ऐसा करो कि तुम फारिग बैठे हुए हो, तुम एक सिस्टम बनाओ, स्टडी करो, एक सिस्टम बनाओ, मेरे से अप्रूव कराओ और सब पे वो लागू कर दो। तो ये सपोर्टिव पीएमओ ने ये काम करना है। मतलब ये कि जब ये वाली जिम्मेदारी आएगी, अब वो क्लर्क नहीं रहा, अब वो क्लरिकल सपोर्ट नहीं रही, अब एक्सपर्टीज की जरूरत है। अब मुझे कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे रिसर्च करके और इसके सारे मैकेनिज्म्स को स्टडी करके एक सिस्टम डिवाइस कर दे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, तो ऐसा आदमी चाहिए। तो लाजमी बात है कि अब मेरी पीएमओ की टीम एजुकेट होगी, और अब हम उस लेवल पे आएंगे जहां हम प्रॉपर मटेरियल तैयार करेंगे और उसके मुताबिक सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेंगे, और मुमकिन है थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दें। और ये तभी हो सकता है कि हम पढ़े लिखे होंगे खुद। इसका मतलब है हमारे पास सीनियर लेवल का जो एक्सपोजर होगा प्रोजेक्ट मैनेज करने का। तो ये सारे काम सपोर्टिव पीएमओ कर रहा है। ये क्या है? मददें फराहम कर रहा है। आपने देखा, ऊपर अपने बॉस को तो सपोर्ट दे ही रहा है, नीचे वालों को भी सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद अब मैं ये देख लीजिए सपोर्टिव में क्या कह रहा है। Supportive PMO provide a consultative role to projects by supplying templates, best practices, training, access to information, पुराने projects का record, and lessons learned from projects. This type of PMO serves as a project repository. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज हमने पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, उसमें पुराने फाइलें और वो जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो पीएमओ के पास पड़ा होना चाहिए। अगर पीएमओ एग्जिस्ट करता हो तो पीएमओ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, या जिसको हम लेसन लर्न कह रहे थे। एंड मोर ओवर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम आपने डिवाइस किया है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स वगैरह हैं, वो भी
पीएमओ के पास पड़ी होंगी। इसका मतलब है ऑल द प्रोजेक्ट विल हैव वन कॉमन प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मतलब उनको एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स बुनियादी तौर पे पीएमओ प्रोवाइड कर रहा है। अगर पीएमओ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पीएमओ कोई मैंडेटरी चीज तो है कोई नहीं, अगर पीएमओ नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बताए कि ये चीजें कहां पड़ी हैं, और किसी को तो जिम्मेदार बनाए कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब पूछने आए कि जी मुझे पुराने प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड चाहिए, तो भाई कहां पड़ा हुआ है मुझे बताओ। मगर अगर पीएमओ होगा तो हमें तसल्ली होगी कि पीएमओ जो है वो ये चीजें होल्ड करता है। तीसरी चीज, द डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय दिस काइंड ऑफ पीएमओ, सपोर्टिव पीएमओ, इज लो। ये लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ मददगार पीएमओ है, ये सिर्फ सपोर्टिव पीएमओ है। लेकिन you always should start with this, and once this is in place, that is the time you promote yourself to the controlling PMO. Now controlling PMO में हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप you will provide support and require compliance. सपोर्ट तो हम पहले भी प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि जो हमने आपको बताया है, जो रूल्स बताए हैं, जो पॉलिसीज बताई हैं, अब उनके ऊपर पाबंदी भी करवाऊंगा। अब पीएमओ को उन्होंने डंडा पकड़ा दिया, अब इनकी पाबंदी कराओ, उसके मुताबिक काम कराओ, जो नहीं करता उसको सीधा करो। So the degree of control provided by this kind of PMO is moderate. It doesn't take over your system. एक प्रोजेक्ट मैनेजर के काम को ये टेक ओवर नहीं करता, लेकिन उसको मॉडरेट करता है, उसको बताता है, गाइड करता है कि जनाब ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें, ऐसे करें। So adoption of project management frameworks or methodologies, use of specific templates, forms and tools, and conformance to governance frameworks, ये जनाब कंट्रोलिंग पीएमओ करता है। ये मेरे हिसाब से सबसे आइडियल मैकेनिज्म है। स्टार्ट विद सपोर्टिव, और मेरा ख्याल है स्टे विद कंट्रोलिंग। पीएमओ आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए, दिस इज बेस्ट। तीसरा जो सबसे, सर एक्सक्यूज मी जी जी जनाब। सर, कुछ लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही, 2-3 लोगों को, कुछ ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किया और कुछ मेरे दोस्त हैं उनको भी नहीं आ रही। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो लोग वेब बेस्ड गो टू ट्रेनिंग के सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, उन्हें कहेंगे गो टू ट्रेनिंग डाउनलोड करें अपने पास। इसकी जो विंडो खुलती है वो कहता है डाउनलोडिंग गो टू ट्रेनिंग, आपके कंप्यूटर से चलेगा तो आवाज बिल्कुल सही आएगी। अगर आप वेब के थ्रू आ रहे हैं तो मसला हो सकता है, लेकिन ये मसला मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज जब 90% लोगों को जा रही है तो दिस इज नॉट प्रॉब्लम फ्रॉम माय एंड। इधर उनका अपना कनेक्शन ठीक नहीं है, या उनका गो टू ट्रेनिंग जो है वो दूसरे वाला चल रहा है, वेब बेस्ड चल रहा है। ये आप जरा उनको इंटीमेट कर दें सारों को। ओके सर, ओके सर। अच्छा, एक चीज और की जा सकती है, उन्हें कहें कि डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करें, कभी कभी उससे भी ये मसला हल हो जाता है। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि कंट्रोलिंग के बाद अगला मरहला हमारे पास क्या है। कंट्रोलिंग के बाद आ जाता है डायरेक्टिव। मैं जाती तौर पे ये रिकमेंड नहीं करता कि डायरेक्टिव पीएमओ का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डायरेक्टिव पीएमओ इज काइंड ऑफ अ टेक ओवर, मार्शला लग जाता है ये, कि आप ये कहते हैं कि अच्छा पीएमओ मतलब 150 प्रोजेक्ट चल रहा है, पीएमओ कहता है सारे परे हट जाओ, मैं चलाऊंगा सारे। वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को लिफ्ट ही नहीं कराता, वो टेक ओवर कर लेता है सब कुछ। और मेरे हिसाब से पीएमओ कितना ही आला क्यों ना हो जाए, वो सारे प्रोजेक्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। डायरेक्टिव पीएमओ टेक्स कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट्स बाय डायरेक्टली मैनेजिंग द प्रोजेक्ट की, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट में चला जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर असाइंड बाय एंड रिपोर्टिंग टू पीएमओ। चलें, इस हद तक तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आपने पीएमओ के अंडर कमांड कर दिया, मीन अदर वर्ड्स इन सब का स्पॉन्सर पीएमओ को बना दिया, तो ठीक है। लेकिन ऑल्दो दिस इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। स्पॉन्सर होना चाहिए अपनी जगह पर, प्रोजेक्ट मैनेजर का ताल्लुक उसी के साथ होना चाहिए, लेकिन पीएमओ भी अगर स्पॉन्सर बना दिया जाए डायरेक्टिव में, मुमकिन है तो वो डायरेक्टली टेक ओवर कर सकता है, लेकिन फिर काम इतना बढ़ जाएगा पीएमओ का
कि पीएमओ शायद उसे हैंडल ना कर सके। वो और इसमें जब वो हर चीज को खुद काबू कर रहा है, मतलब मेरा मतलब कहने का ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर का भी कोई खास रोल नहीं रह गया, पीएमओ ही का रोल है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द पीएमओ इज अ वेरी हाई। मतलब इट नोज एवरीथिंग बाय इटसेल्फ, खुद ही उसे पता है क्योंकि सब चीजें चला वो खुद ही रहा है। तो इस तरह ये डायरेक्टिव पीएमओ, लेकिन मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टिव पीएमओ के बारे में सोचना भी नहीं है, ये हमारी औकात से बहुत बाहर है। और हम लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वी स्टार्ट विद अ डायरेक्टिव पीएमओ कंप्लीटली इग्नोरिंग कि वी आर आल्सो हैव टू प्रोवाइड दोज सपोर्टिव फंक्शंस। हम डंडे के जोर पे हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिव पीएमओ इज नॉट फॉर यू। अगर बहुत पीएमओ बनाने का शौक है तो सबसे पहले आप अपना सपोर्टिव बनाएं, उसके ऊपर 6 महीने साल काम करें। अगर आप समझते हैं कि आप डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर रहे हैं तो फिर आप कंप्लायंस की तरफ जाएं। और डायरेक्टिव का तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वक्त कोई सवाल पैदा हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, ये खैर मैंने आपको ये बताई थी। एक मिनट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंट्रलाइज भी हो सकता है, ये डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, ये हर डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। मतलब ये स्ट्रेटेजिक लेवल का पीएमओ भी हो सकता है जो आपकी वो जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को इंश्योर कर रहा हो, और ये पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट को देख रहा हो, पोर्टफोलियो लेवल का पीएमओ भी हो सकता है। PMO integrates data and information from organizational strategic projects and evaluates how higher level strategic objectives are being fulfilled. हाँ, एनालिसिस कर सकता है बहुत से डाटे का कि हम और क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस बना सकता है, सारा रिकॉर्ड इसके पास है। ये उसकी रोशनी में बैठ के वो मुख्तलिफ करतब कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है और फ्यूचर के बारे में लोगों को सजेस्ट कर सकता है। ये एक नेचुरल लाइजॉन है ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट सिस्टम्स के दरमियान। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट सिस्टम ताकि जैसे स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है, बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह बनते हैं, तो ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक करने का भी जरिया बनता है। प्रोजेक्ट सपोर्टेड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द पीएमओ मे नॉट बी रिलेटेड। अच्छा, जैसे हमने पोर्टफोलियो में कहा था कि पोर्टफोलियो के नीचे जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स आते हैं उनका आपस में रिश्तेदार होना, ताल्लुक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका रिलेटेड होना लाजमी है। इसी तरह पीएमओ जो है वो बिल्कुल पोर्टफोलियो की तरह, अगर उनका ताल्लुक उसके नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपस में रिश्तेदार ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि पीएमओ इज नॉट द पोर्टफोलियो। सिर्फ ये बात कॉमन है कि इनके अंदर रिलेशन इसके अंदर भी नहीं होता, उसके अंदर भी नहीं होता, पोर्टफोलियो में भी नहीं होता, पीएमओ में भी नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, पोर्टफोलियो इज द स्ट्रेटेजिक लेवल एंड दिस पीएमओ इज द टेक्निकल लेवल। ये निचला लेवल है। और ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो का काम आसान बनाने के लिए एक पोर्टफोलियो लेवल का पीएमओ बनाया जाए। वो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन गैदर करके लाएगा जो पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं लाएगा। जो पोर्टफोलियो लेवल का पीएमओ होगा वो सिर्फ वो डाटा जो पोर्टफोलियो को चाहिए वो प्रोजेक्ट से रिसीव करेगा और एक समरी बना के पोर्टफोलियो को देगा ताकि उसको अपनी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी पैदा हो। Specific form, function, and structure of a PMO are dependent upon the needs of the organization that it supports. जिस लेवल पे और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीएमओ बनाया गया है उसके मुताबिक पीएमओ में हैव द अथॉरिटी टू एक्ट एज एन इंटीग्रल स्टेक होल्डर। ये बात है कि जिस लेवल पे या जिस डोमेन में पीएमओ एग्जिस्ट करता है उसके नीचे जितने भी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स आएंगे वो इस पीएमओ के अंडर होंगे, और ये पीएमओ कम से कम उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जो कि इसके अंडर हैं का स्टेक होल्डर और डिसीजन मेकर होगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ईच प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू कीप इट अलाइन्ड विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो पीएमओ क्या क्या कर सकता है ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो उसके अंडर कमांड है? उनके लिए रिकमेंडेशंस बता सकता है, उनको लीड नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है, प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करवा सकते हैं। ये पोर्टफोलियो का फंक्शन था। पोर्टफोलियो का फंक्शन था कि वो किसी प्रोजेक्ट को किसी भी फेज गेट के ऊपर टर्मिनेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे
इसको ट्रांसफर कर दी, इसको डेलीगेट कर दी पावर हमने पीएमओ को कि तुम अगर चाहो तो प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन भी सजेस्ट कर सकते हो। टेक अदर एक्शंस एज रिक्वायर्ड। तो मतलब जरूरत के मुताबिक आप पीएमओ की अथॉरिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो पीएमओ के जो ओवरऑल जो फंक्शंस की बात करते हैं, इट सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन वैरायटी ऑफ वेज। वो कहता है कि शेयर्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर शेयर होते हैं, उनकी शेयरिंग का फैसला भी पीएमओ को दिया जा सकता है कि भाई तुम बताओ कि कौन सा रिसोर्स कब कहां से फारिग होगा और कौन से प्रोजेक्ट पे पहुंचेगा। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, ओवरऑल मेथोडोलॉजी जो हमने कहा सिस्टम एक बनाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो बनाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स उनको देखे। कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड ओवरसाइट, ये भी बेशक जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको पढ़ाना, लोगों को समझाना भी है। मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो जो कुछ आपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनके साथ फिर आपने देखना है कि लोग उसको कंप्लाई भी कर रहे हैं कि नहीं, जो कि हमने कहा था किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग के अंदर हमने कहा था कि हम उसको कंप्लायंस को इंश्योर कर रहे हैं। डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पॉलिसीज, टेम्पलेट्स वगैरह, और कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट। जो इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ पीएमओ। जो मतलब विद इन दी प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन है, वो प्रोजेक्ट के अपने प्लान के अंदर होती है। PMO is an organization structure that standardizes the project related governance processes and facilitates the sharing of resources, methodologies, tools and techniques. जिम्मेदारियां जो हैं PMO की, they can range from providing project management support to direct management of one or more project। ये वो जो डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ी थी। ये जनाब, this brings us to the end of this chapter. Any questions so far? बड़ी जरूरी चीजें हमने आज कवर की हैं, और अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। आज No, sir. It's pretty straightforward. ओके, यस अबू बकर, व्हाट अबाउट यू? टुडे यू आर वेरी साइलेंट। अबू बकर देयर? ओके जी जनाब। मुदस्सर, कुछ समझ आई कि नहीं आई? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अगर मैं इंडिविजुअली चीजों को देखूं तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन ये खासकर जो लास्ट वाला सिस्टम वाला, इसमें सर मैं जो इसके तीनों फैक्टर्स थे, इनको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा कि ये आपस में, मतलब मुझे तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो जो हमने पीक पैटर्न करे वो दोनों एक ही चीज, क्योंकि उसमें मतलब मुझे, और सर मैनेजर वो जो एलिमेंट है वो भी किसी तरह कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों मुझे एक ही चीज। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए जी, बात ये है, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर, ये तीन लफ्ज जो हैं, दे रिप्रेजेंट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनली कि यार ये काम कैसे होने चाहिए। नॉर्मली ये वॉलंटियर बॉडीज बनाती हैं कि जनाब अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेज करनी है तो इन बातों का ख्याल रखा करें, जैसे PMBOK है, दैट इज अ स्टैंडर्ड, दैट इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है जी। दिस जस्ट प्रोवाइड जनरल गाइडेंस कि ऐसा ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करती है। दुनिया में एक से ज्यादा फ्रेमवर्क अवेलेबल होंगे, तो हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन PMBOK को एक्सेप्ट करती हो सकता है वो इंग्लैंड वाला सिस्टम करती हो या कोई और सिस्टम करती हो। इससे कोई नहीं, ये सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी है कि उसने कौन सा फ्रेमवर्क उठाना है। अब जब PMO बनता है तो PMO क्या करता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं, HR और ये वो, उनको भी समझता है, स्ट्रेटेजी को भी समझता है। ये प्लीज अपना माइक जरा बंद कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। ओके, तो वो सारा कुछ समझता है। PMO इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या करता है कि जब उसे कहा जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ सिस्टम बनाओ, क्योंकि बाकी सारे काम जो ऑपरेशन में हो रहे हैं उनकी तो SOPs होती है ना बनी हुई। प्रोजेक्ट के लिए क्या है? प्रोजेक्ट के लिए तो कोई SOP नहीं है।
तो एसओपी के बगैर कोई काम करना तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। तो वी मस्ट क्रिएट सम इंटरनल इन हाउस गाइडलाइन। अब वो पीएमओ को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क्स को, स्टैंडर्ड्स को स्टडी करो और देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के हिसाब से कौन सा सिस्टम हमें सूट करता है। अब जनाब आपने कहा जी हमें पीएमबीओ के सूट करता है और उसके अंदर तो बहुत से टूल्स और बहुत से इनपुट्स और आउटपुट दिए हुए हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि फलानी फलानी चीजें तो मैं स्टैंडर्ड से उठा रहा हूं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती हैं, लेकिन फलानी फलानी चीजें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब दिस इज जनरली, ये भी जनरली आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन बना दी। मतलब ये जो आपने कुछ रिजल्ट्स कशीद कर दिए स्टैंडर्ड से या फ्रेमवर्क से, कुछ चीजें कशीद करके आपने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हम इन इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो एक डब्बे में आपने कुछ चीजें रख दी। उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए मुझे ये काम करने हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रेटजी है या डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो अपना प्लान बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका कार होगा। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे जो भी कवानीन उन्होंने बनाए होंगे, पॉलिसीज प्रोसीजर, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए वो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस इज अ जनरल गवर्नेंस स्ट्रक्चर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आला तरीके से परफॉर्म करने के लिए इन हदों में रहेगी। ये एक अलग कहानी चल रही है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई काम इतनी इससे ज्यादा लेट नहीं होगा या वट। जो गवर्नेंस की हिदायत हैं वो पाबंदी के काबिल हैं, मतलब वो मैंडेटरी हैं। भले वो क्रॉस प्रोजेक्ट मैनेजर को क्रॉस करें या ऑपरेशंस को क्रॉस करें, जहां भी जाएंगी वो स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज सच तमाम ऑपरेशंस को और तमाम ओपीएम की चीजों को जो चेंज रिलेटेड है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो, उनको बता दी जाएंगी। हर कोई जो है हर डिपार्टमेंट और हर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम या जो भी कोई पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर वो उन गवर्नेंस की जो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की जो हिदायत आई हैं उनको फर्दर एलेबोरेट करेगा और पोर्टफोलियो उनको डिफाइन करेगा कि हमारे पोर्टफोलियो में ये गवर्नेंस कहाँ कहाँ अप्लाई करेगी। जो आपका सिस्टम बना हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें किस किस चीज पे कैसे अप्लाई करेगी। फिर पोर्टफोलियो की अम्ब्रेला के नीचे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को बता दिया जाएगा। प्रोग्राम क्या करेगा, वो अपना जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम अपना एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो हतमी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो इसके नीचे वालों ने फॉलो करनी है। अब वो कहेगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमओ ने बनाया था उसमें ये गवर्नेंस की गाइडलाइन हमें मिली है और इसमें से फलानी फलानी चीज सिर्फ अलाउड है, आप सिर्फ इस हद में रह के काम कर सकते हैं। मतलब ये कि एक बड़ा डब्बा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की के स्टैंडर्ड्स का, उसके अंदर एक छोटा डब्बा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैंने जनरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बनाया। उसमें से भी जो चीजें गवर्नेंस के हिसाब से जायज करार दी गई वो उससे भी एक छोटा डब्बा था। अब हम इस छोटे डब्बे के अंदर प्लान करने के पाबंद हैं और हम इसके मुताबिक जब कोई प्लान बनाएंगे, मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बनेगा, तो प्रोग्राम गवर्नेंस की इंप्लीमेंटेशन होने का मतलब है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बन गया, उसके मुताबिक प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बनेगा। इस तरह फिर प्रोजेक्ट गवर्नेंस मिलेगी, प्रोग्राम की तरफ से प्रोजेक्ट को गवर्नेंस मिलेगी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उसके मुताबिक बनेगा। तो मतलब गवर्नेंस हमेशा रिजल्ट करती है एक मैनेजमेंट प्लान बनाने में अपने से निचले लेवल का। अगर प्रोग्राम लेवल है, प्रोग्राम की गवर्नेंस उसे मिली है, प्रोग्राम गवर्नेंस के तहत वो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बनाएगा। प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम प्रोजेक्ट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट को गवर्नेंस देगा और उस गवर्नेंस के एन मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनेगा और फिर उसके मुताबिक अमल होगा। ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट किस चीज के मुताबिक चलता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है प्रोजेक्ट गवर्नेंस का पाबंद। गवर्नेंस जो है उस वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उससे अलावा जो जनरल प्रैक्टिसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हैं
वो पीएमओ ने बना के रख दी हैं, ठीक है जी। और वो कहां से बनाई हैं? वो इंटरनेशनल जो सिस्टम्स अवेलेबल थे, जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल थे, जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल थे, उन सबको स्टडी करके बनाई हैं। तो ये वो हिसाब किताब है। ये कुछ बात क्लियर हुई? सर मतलब जो मैं समझूं कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोसीजर पॉलिसीज डेवलप करती है, उसकी बेस पे आगे गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनता है। देखिए, और गवर्नेंस का फ्रेमवर्क एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने पीएमओ को दी है। गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का जो असली सफर है ना, वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंट लेवल, फिर सब डिपार्टमेंट लेवल। तो मतलब इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, फिर आप आ जाए प्रोग्राम पोर्टफोलियो गवर्नेंस, प्रोग्राम गवर्नेंस, प्रोजेक्ट गवर्नेंस। मगर हैविंग सेड दैट, अगर पीएमओ एग्जिस्ट कर रहा है तो इन गवर्नेंसेस की जिम्मेदारी हम पीएमओ को भी तो दे सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है वो उसको पता है कि सिस्टम कैसे बना है, वो उसके ऊपर गवर्नेंस अप्लाई भी बड़े आराम से कर सकता है। तो हम ये काम गवर्नेंस का उसको दे सकते हैं कि वो पोर्टफोलियो लेवल की या प्रोग्राम लेवल की या प्रोजेक्ट लेवल की गवर्नेंस प्रोवाइड करे। लेकिन जो गवर्नेंस होगी उसकी पाबंदी लाजिम हो जाएगी, ठीक है जी। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में चीजें लिखी हुई हैं, दे आर नॉट ऑल मैंडेटरी टू बी डन, दे आर गुड टू हैव बट दे आर नॉट मैंडेटरी। लेकिन जो बात गवर्नेंस में दे दी गई है कि ये करना है और ये नहीं करना, ये मना है, तो वो फिर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप वो करेंगे तो वो आपके लिए काबिल सजा होगा। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है आवाज बीच में बंद हो गई थी। यस सर, आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, मेरा कहने का मकसद है कि अगर गवर्नेंस के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे तो इट इज पनिशेबल, क्योंकि ये कानून है, कानून के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। आप देखें ना, ऑपरेशंस के अंदर हम एसओपी के खिलाफ काम नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक काम करने का तरीका, मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन बी पनिश फॉर दैट। सिमिलरली, और वो एसओपी कहां से बनी? वो गवर्नेंस की वजह से बनी। अब प्रोजेक्ट में तो एसओपी होती नहीं है, प्रोजेक्ट में एसओपी के बजाय होता है प्लान, और प्लान के पीछे बैठी हुई है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए जरूरी है कि वो गवर्नेंस की पाबंदी करे। सर वो ठीक है, लेकिन हम जब वो सिस्टम डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, जैसे अगर हमने वीक रखना है या एक साइड पे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक साइड पे हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, वो भी एक तरह से स्ट्रक्चर ही हो गया, फ्रेमवर्क है, तो मैं उससे भी इंटरप्रेट गवर्नेंस कर रहा हूँ कि वो भी गवर्नेंस इज नॉट अ स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि पार्लियामेंट एक फैसला करती है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क के, वो फैसला करते हैं कि ट्रैफिक का रूल बनाना चाहिए कि सीट बेल्ट हर कोई पहना करे, एक्सीडेंट से बचत हो सकती है। एक रूल बन गया। अब ये जो रूल है, अब इसको अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, अगर पुलिस वाला चेक नहीं करेगा, उसके ऊपर किसी को फाइन नहीं किया जाएगा या सजाएं नहीं दी जाएंगी, तो ऐसा कानून बनाने का फायदा क्या? तो स्ट्रेटजी वालों ने स्ट्रेटजी बना ली, लेकिन जो नीचे काम हो रहा है वो अपने तरीके से किए जा रहे हैं। गवर्नेंस बुनियादी तौर पे उस हुक्म की अश्योरेंस है जो नीचे तक जाती है कि सारे लोग इस काम का ख्याल रखें, ठीक है ना? बात बनती है कि नहीं बनती? यस सर, बनती है। अच्छा, मतलब जी जी, लेकिन सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि जो मुझे इनिशियली समझ नहीं आ रही कि जो सिस्टम हमने डिफाइन करना है ना, ये तीनों एलिमेंट्स मिलके ये सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे? असल में ये क्वेश्चन है मेरा। कौन कौन से एलिमेंट? गवर्नेंस, सर मैनेजरियल मैनेजरियल एलिमेंट्स, गवर्नेंस फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब मुझे इनका बेसिक फंक्शन समझ आ गया,
लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये तीनों मिलके अच्छा देखिए बात, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म मैनेजरियल करें। एलिमेंट्स जो हैं वो हैं ऑपरेशंस के लिए, वो आपके लिए नहीं है, वो ऑपरेशंस के लिए है। अलबत्ता हम प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जगहों पर उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की, तो हमारा लोगों के साथ ताल्लुक होता है, हम लोगों को गवर्न कर रहे होते हैं, तो हम जनरल मैनेजमेंट वाले कुछ असूल इस्तेमाल करते हैं। मतलब निगोशिएशन करते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वट एवर वी डू, उसमें कुछ लीडरशिप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वहां हम मैनेजेरियल वाली चीजें कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से गवर्न हो रहे हैं। उसके लिए मैंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है ना जी। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम, आप इसको समझें कि ये तीनों चीजें, इसमें से कॉमन लाइट जहां पे पड़ती है, जो कॉमन ग्राउंड है तीनों में, वो चीज है जो हो रही है, जो आपने करनी है प्रोजेक्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है हमारी गवर्नेंस की। गवर्नेंस की लाइट में जो जो चीजें आती हैं वो की जा सकती हैं, बाकी चीजें आउटलॉड है, दे आर नॉट अलाउड टू बी डन। ठीक है जी। लेट मी ओके सर, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। आप लोग किसी ब्रेक लेना चाहते हैं तो 10 मिनट की ब्रेक कर लें, एंड देन आई विल गेट बैक विद अ न्यू चैप्टर। कर लेते हैं सर। राइट, लेट्स हैव अ ब्रेक। और मैं इसको कनेक्शन को बंद करूं, मैं 10 मिनट बाद दोबारा नया कनेक्शन खोलूंगा, दोबारा लॉग इन हो जाइएगा। ओके जी, ओके सर। see you after 10 minutes.